जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद अली एन आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। आज के हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो IS 37, IFRS 16 और जो है ना IS 12 जो डिस्कस करने जा रही हैं। तो आइए चलते हैं हम स्टैंडर्ड्स की तरफ। पहला स्टैंडर्ड IS 37, दैट इज रिलेटिंग टू प्रोविजंस, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। इफेक्टिव डेट इसकी 1 जुलाई 1999 है। ठीक है, काफ़ी पुराना स्टैंडर्ड है क्योंककि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इससे परटेनिंग जो है वो मतलब रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स सेटिंग बॉडीज़ ने स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट किए थे तो अर्ली स्टैंडर्ड्स में से ये स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, स्कोप है इसका जी, exclude provisions, contingent liability and contingent asset arising from non onerous executory contracts। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कोई कुछ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हैं, कुछ नॉन ऑनरस हैं। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जिसको एग्जीक्यूट करने के मतलब अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आपका खर्चा ज्यादा है, बेनिफिट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड कह रहा है कि जो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है उन पर तो ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो नॉन ऑनरस है मतलब जो बेनिफिशियल है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जी, दोज कवर्ड बाय अदर आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो प्रोविजंस कंटीजेंट लाइबिलिटीज वगैरह दूसरे रिलेटेड स्टैंडर्ड जैसे कि IS 12 है इनकम टैक्स, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कवर हो जाती है। ठीक है, IFRS 16 लीजेस वगैरह है, इसमें अगर कोई प्रोविजंस है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में कोई एम्प्लॉय की सर्विस से रिलेटेड कोई प्रोविजन, कोई एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो उनके रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स में जो है ना उसको डील कर रहे होंगे, ना कि हम IS 37 में। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये इसके स्कोप से बाहर हैं, इनमें अगर कोई प्रोविजन डिस्कशन हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि IS 12 में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होती है, आप करंट ईयर की प्रोविजन निकालते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना वो IS 12 में हम उसको डिस्कस करेंगे, वो IS 37 का पार्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जी, अगर हम कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है, तो वो भी हमारा जो है IFRS 15 में रिकॉर्ड होगी, इसमें नहीं होगी। मतलब देखे ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको इतना माल सप्लाई करूंगा, ठीक है, इतने की सर्विस दूंगा इतने ईयर्स तक। ठीक है, 1 साल तो आपका काम बड़ा सही चलता रहा, अब आके आप जो है ना हर्डल्स फेस कर रहे हैं, डिफिकल्टीज में हैं आप। ठीक है, तो क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्ट ओनरस हो गया है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के जो खर्चे हैं ना वो उसके बेनिफिट से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, मतलब एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है ना, वो ज्यादा हो गया है। तो अब क्या होगा इस केस में फिर जो है ना, वो हम उसको IS 37 में डील नहीं करेंगे, बल्कि चूंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की तमाम अकाउंटिंग ही IFRS 15 में हो रही है, तो इससे रिलेटेड जो भी और चीजें होंगी वो भी IFRS 15 में ही होंगी, तो वो इसके स्कोप में नहीं है। ठीक है, उसके बाद जी, इस स्टैंडर्ड को डिस्कस, इसके अलावा बाकी तमाम जो प्रोविजंस वगैरह है ना, इनके अलावा वो तमाम IS 37 में ही डील होंगी। ठीक है, अच्छा जी, इस स्टैंडर्ड पे जाने से पहले सबसे पहले आपको ना डेफिनेशन का पता हो लाइबिलिटी का, क्योंकि एक लाइबिलिटी, प्रोविजन, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, ये मोर और लेस सेम थोड़े से वर्ड मतलब डिफरेंट हैं, इनका प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लाइबिलिटी का पता होना चाहिए, वो क्या है। Definition of liability क्या है? A liability is a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past event। Past में हमने कोई ऐसा इवेंट किया हुआ है जिसकी वजह से हमें कोई अपना इकोनॉमिक रिसोर्स देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, गुड्स देनी पड़ेंगी, तो क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी है जी। ठीक है, जैसे आपने लोन ले लिया पास में जाके, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी बुक कर ली आपने, कोई लीज लाइबिलिटी ली हुई है, ठीक है, मतलब लीज पे चीजें ली हुई हैं, गाड़ियां ली हुई हैं, उसकी लाइबिलिटी आ रही है। तो लाइबिलिटी क्या है कि प्रेजेंट ओब्लिगेशन है, आज के दिन आपकी ओब्लिगेशन है। द एंटिटी हैज नो रियलिस्टिक वे टू अवॉइड इट, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपने पैसे देने ही देने हैं। ठीक है, अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, पास्ट में आपने कोई ऐसा काम किया जिससे वो अराइज हुई है। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप किसी ऐसे उधार पैसे लिए हैं। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक्सपेक्टेड, इकोनॉमिक रिसोर्स का आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है, मतलब जब आप इसको सेटल करेंगे ना लाइबिलिटी को, पैसे देने पड़ने हैं आपको। ठीक है, और उसकी अमाउंट रिलायबली मेजर हो सकती है। ये 4-5 जो कंडीशंस हैं अगर फुलफिल हो जाएं, मतलब प्रेजेंट ओब्लिगेशन हो, ठीक है,
पास्ट इवेंट से अराइज हो रही हो, इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो हो, और उनकी वैल्यू भी रिलायबली मेजर की जा सके, देन वी कॉल्ड इट अ लाइबिलिटी। ठीक है। ठीक है जी, ये तो लाइबिलिटी की डेफिनेशन होगी। तो अब आ जाते हैं हम किसकी डेफिनेशन पे, कंटिंजेंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन पे। ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, उधर थी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इधर है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ठीक है। दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of more one or more uncertain future event। ठीक है। एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। ठीक है। और उसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म होगी कब, कि जब कोई इवेंट फ्यूचर में अनसर्ट इवेंट अकर हो ना हो। ठीक है। लेकिन ये अराइज कहाँ से हुई है? पास्ट इवेंट से ही हुई है। ठीक है। और इसकी जो अमाउंट है ना, वो भी रिलायबली मेजर नहीं की जा सकती। ठीक है। मतलब लाइबिलिटी की सारी कंडीशन फुलफिल इसमें नहीं हो रही, इसीलिए हम इसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी कह रहे हैं। कंटिंजेंट, ठीक है, वर्ड ही है कि किसी चीज पे कंटिंजेंट है, उस चीज पे डिपेंडेंट है कि वो इवेंट होगा तो होगा। जैसे कि इधर एग्जांपल दी है कि कंपनी इज फेसिंग अ कोर्ट केस फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर ने आपके खिलाफ केस किया हुआ है जी। द आउटकम विन और लॉस विल बी नॉन ओनली आफ्टर द कोर्ट डिसीजन। ठीक है। जज का फैसला आएगा, कोर्ट का फैसला आएगा, तब ये डिसाइड करेंगे। बीच में ये रैंड आ गया तो अब क्या करें? ठीक है। तो आप उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी एज ए डिस्क्लोज करें। ठीक है। आपको पता है ना, लाइबिलिटीज जो होती हैं उसको तो आप रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताते हैं कि इतने पैसे देने हैं मैंने। कंटिंजेंट लाइबिलिटी में जस्ट नैरेटिव फॉर्म में आप डिस्क्लोज कर देते हैं, और जिस हद तक रिलायबल एस्टिमेट किया जा सके वो अमाउंट आप बता देते होते हैं। ठीक है। कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट्स के नोट में आ रहा होता है ये। इसी तरह कंटीजेंट लाइबिलिटी हमने कर ली। अब है प्रोविजन। प्रोविजन क्या होती है? ये कंटीजेंट लाइबिलिटी से थोड़ी सी रिफाइन फॉर्म है, लेकिन लाइबिलिटी वाली जो है ना, उसमें तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो हैं ऑलमोस्ट मीट करती हैं। जैसे कि प्रोविजन आ आ लाइबिलिटी, मतलब एक लाइबिलिटी है। ठीक है। मतलब ब्रॉडर टर्म क्या है? प्रोविजन है। ठीक है। वो भी एक लाइबिलिटी ही है। मतलब लाइबिलिटी कह दिया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इसमें लाइबिलिटी की ये तीन चार जो कंडीशंस है ना, ये सारी मीट होगी। ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट, लेकिन अमाउंट अनसर्टन है। ठीक है। और टाइमिंग का नहीं पता कब देने हैं पैसे। ठीक है। लीज लाइबिलिटी में तो होता है ना कि आपकी जो है ना एक स्केड्यूल बना हुआ है, इसी स्टेट को अपने प्रिंसिपल देना है, मार्कअप देना है। ठीक है। तो हम उसको लाइबिलिटी कह देते हैं। प्रोविजन क्या है? कि अनसर्टन है। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होती है ना, अनसर्टन कैसे? अमाउंट आपको पता चल गया कि यार इतनी है, लेकिन आपको पता है ना 30 जून पे खड़े होके आप एक प्रोविजन बनाते हैं, फिर 31 दिसंबर को जाके रिटर्न करते हैं, तो वो एक्चुअल होती है, तो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, जिसको हम प्रायर ईयर में डाल देते होते हैं। ठीक है। तो अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट होती है इसकी। उसके बाद जी कंटीजेंट एसेट है, वो क्या है? कंटीजेंट एसेट पॉसिबल एसेट। ठीक है। जैसे कंटीजेंट लाइबिलिटी थी ना, पॉसिबल ऑब्लिगेशन थी, ऐसी इसी तरह कंटीजेंट एसेट भी पॉसिबल एसेट है, दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है। तो एग्जिस्ट मतलब देखे ना, के कोर्ट में केस गया हुआ है। ठीक है। हो सकता है आपके हक में फैसला आ जाए, या आपने किसी पे केस किया हुआ है। ठीक है। आपको चीजें रिकवर हो ना हो। ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये कंटिंजेंट चीजें। ठीक है। मतलब कल को कोर्ट का कोई फैसला आएगा जो कि अनसर्टेन है, अमाउंट का भी कुछ कंफर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि यार आप अकाउंट्स में आए ना कुछ चीजें रिकॉर्ड करते फिरें, बल्कि इस तरह की चीजों को डिस्क्लोज कर दे, ताकि शेयर होल्डर्स को पता हो कि अच्छा ये मामला चल रहे हैं। कल को कोई अचानक कोई बड़ा फैसला आए तो ये ना हो कि यार ये मुझे बताया ही नहीं, अचानक ही आपने बात बता दी। नहीं, बल्कि क्या हो कि आपने उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मालूमात उनको पहले फ्राहम की हो। ठीक है। उसके बाद ये रिकग्निशन है। प्रोविजंस को तो आपको पता है कि लाइबिलिटी होती है, रिकग्नाइज करना होता है अकाउंट्स में। ठीक है। ये कंडीशंस मीट होनी चाहिए। कौन सी? द एंटिटी हैज अ प्रेजेंट और लीगल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है। मतलब कुछ आपकी लीगल या कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं ऑब्लिगेशन। जैसे कि लीगल तो ये है ना कि कोर्ट का फैसला आएगा, लीगल है, वो बाइंडिंग है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। किसी के साथ, तो वो आपने पैसे देने ही देने हैं। कंस्ट्रक्टिव ये है कि आपने अपने जो है एक्शन से, ठीक है, आपने जो अपनी प्रैक्टिस से ये लोगों के माइंड में एक बात डाल दी कि यार ये वो काम जो है ना मैं करूंगा। ठीक है। जैसे कि आपको आपके एम्प्लॉयज को पता है कि आप हर साल जैसे ही ईयर एंड क्लोज होता है ना, तो उनको एक बोनस देते हैं। ठीक है। तो वो अब प्रोविजन है एक तरह की, आप इसको डाल लें अपने अकाउंट्स में। ठीक है। प्रोविजन इसको क्योंकि ये ना कंस्ट्रक्टिव, आपने आपकी पिछली पास्ट प्रैक्टिसेस ऐसी हैं। ठीक है। ठीक है। आपके पिछले मामलात ऐसे हैं कि जिनसे लगता है कि यार आप ये पैसे भी पे करेंगे। ठीक है।
तो आप आज ही इसकी प्रोविजंस बुक कर लें, मतलब ये किसी इवेंट पे अब जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद है रिलायबल एस्टीमेट भी है। आपको पता है, एम्प्लॉयज को पता है कि जनाब जो है हर दफ़ा हमें हर एक सैलरी जो है ना ईद बकरा ईद पे जो है ना वो मिल जाती है बोनस के तौर पे। तो आपको लायबिलिटी का भी पता है, अमाउंट का भी पता है, ठीक है। तो आप इसको रिकॉर्ड करें, एज ए प्रोविजन रिकॉर्ड करें, इसको सिर्फ डिस्क्लोज ना करें बल्कि इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें, बुक करें। अमाउंट्स बताएं कितनी है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएं, उसको लायबिलिटी शो करें। रिकॉर्ड करने का मतलब ये चीज़ है, ठीक है। और डिस्क्लोज करने का क्या है कि आप कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट्स के नोट में जाएं और उधर जाके लिख दें कि जनाब जो है ना मेरे खिलाफ केस चल रहा है, ठीक है, वो कोर्ट में है, मेरी लीगल काउंसिल ये कह रही है कि हमारे हक में फैसला आएगा, अगर ना भी आया फेवरेबल या अनफेवरेबल तो उसकी इतनी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, जस्ट डिस्क्लोज कर दें, ठीक है। तो कंटीजेंट लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, आर नॉट रिकग्नाइज, जस्ट डिस्क्लोज्ड। कंटीजेंट एसेट भी ऐसे ही हैं कि रिकग्नाइज नहीं किए जाते बल्कि सिर्फ डिस्क्लोज किए जाते हैं। उसके बाद जिनकी मेजरमेंट से रिलेटेड है कि किस वैल्यू पे मेजर करेंगे कंटीजेंट एसेट और लाइबिलिटीज को, तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आपने ना बेस्ट एस्टिमेट लगाना है कि कितने खर्चा लगेगा, आपका बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अगर प्रोविजन है तो रिकॉर्ड करना है, अगर कंटीजेंट एसेट है तो आपने इसको जो है वो क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, ठीक है। रिपोर्टिंग डेट पे कि मतलब आप कितने पैसे देने के जो है ना जवाबदेह होंगे, ठीक है। तो आपने उस हवाले से बेस्ट एस्टिमेट लगाना है। उसके बाद है कि अगर एक से ज्यादा एस्टिमेट हो, लार्ज पॉपुलेशन हो, तो आपको फिर पता है कि आप पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। बेस्ट एस्टिमेट आपने लगाना है, रिस्क वगैरह को जेन में रख के करना है। उसके बाद है कि वेयर द इफेक्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मटेरियल, ठीक है। एक अमाउंट है, वो केस को पता है कि यार इस तरह के केस ना 3-4 साल चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एलिमेंट भी आ गया। तो आप इस केस में क्या करेंगे, स्टैंड कहता है कि आपने इस केस में फिर क्या करना है, डिस्काउंटिंग का इम्पैक्ट लेके आना है। एक डिस्काउंट रेट के हिसाब से आपने चीज़ों को एडजस्ट करना है, ठीक है। गेन्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग द प्रोविजन, ठीक है, रीइंबर्समेंट। आपने मतलब जो आप फ्यूचर में एसेट बेचेंगे उन पे जो गेन आएगा, आपने उस गेन को अपनी प्रोविजन के अगेंस्ट सेटल नहीं कर देना, ठीक है। मतलब ये ना करें ना कि आपको पता है कि यार एम्प्लॉयज को मैंने बोनस देना है, ठीक है, 10 मिलियन का, ठीक है, आप इस पे तो राजी हैं कि 10 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड करें, लेकिन साथ ये कहते हैं कि यार मेरे पास एक पुरानी कार खड़ी है, मैंने वो बेचनी, आजकल कार की बड़ी मालियत है, तो लिहाजा क्या होगा, अभी मैं नहीं बेच रहा, 2 महीने बाद बेचूंगा, और मुझे पता है कि यार कम से कम मुझे ना 1 मिलियन का गेन आ जाएगा। तो आप कहते हैं कि जैसे मैं 10 मिलियन रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज एक्सपेंस प्रोविजन बोनस का, तो ये भी तो मेरा गेन ही है ना, इसको मैं इसको नेट कर देता हूँ 9 मिलियन। तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आपने ये हरकत नहीं करनी, ठीक है। मतलब आपने जो एक्सपेक्टेड डिस्पोजल वगैरह है ना एसेट की, उनसे रिलेटेड जो गेन है वो आपने जो है वो रिकॉर्ड नहीं करना। तब ही वो करना है कि जब वो उसी से रिलेटेड हो, मतलब रीइंबर्समेंट उससे रिलेटेड हो। मतलब लेट्स सपोज ऐसे हो सकता है कि जो जो एम्प्लॉयज से जो है ना आपने उनको बोनस देना है ना, आपने रखा हुआ है कि यार उनको एक सैलरी बोनस मिलेगी, और ठीक है, और हर एम्प्लॉय ना मुझे एक कमिटमेंट देगा कि वो 1,000 रुपीज जो है ना वो कंपनी के अकाउंट में जमा करवा देगा। तो अब क्या हुआ कि आपने, नॉर्मली ऐसा होता है, जस्ट मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ इसको लिंक करने के लिए। अब देखें इस केस में क्या हुआ कि आप जो उनको पैसे पे करने जा रहे हैं ना, जो लाइबिलिटी बुक करने जा रहे हैं, उसी लाइबिलिटी से रिलेटेड आप उनसे पैसे भी लेने वाले हैं, ठीक है। तो रीइंबर्समेंट भी करने वाले हैं, तो इस केस में आप थोड़ा नेट कर लें उन चीज़ों को। उसके बाद है जी, प्रोविजंस आर रिव्यूड एट ईच रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। जो प्रोविजंस वगैरह आप करेंगे, आप उसको हर रिपोर्टिंग डेट पे क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, ठीक है। और करंट बेस्ट एस्टिमेट पे चीज़ों को लेकर आएंगे, उसमें कोई चेंज, मतलब लास्ट टाइम आपने जो है ना अज्यूम किया कि इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, अब फिर ये रेंड आ गया, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे शायद इतना देना पड़े, ठीक है, तो आप एस्टिमेट ही है ना, अकाउंट्स में सिर्फ नेगेटिव फॉर्म में लिखी हुई ना, आप उसको चेंज कर लें। It is no longer probable that an outflow of economic benefit will be required to settle the obligation the provision is released, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि यार मैंने प्रोविजन रिकॉर्ड की हुई थी लेकिन मामला बड़े सेट हो गए हैं, अब मैंने पैसे पूसे किसी के कोई नहीं देने, ठीक है, तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि उस प्रोविजन को रिवर्स कर दें। उसके बाद है जी, प्रोविजंस आर नॉट रिकग्नाइज्ड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस।
आपकी कंपनी है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन आपके जहन में ख्याल है कि आओ कल को अगर ये ना हो जाए, इंपोर्ट्स पे बंदिश ना आ जाए, रॉ मटेरियल महंगा ना हो जाए, ये ना हो जाए तो मैं शायद लॉस में चला जाऊं, तो मैं आज ही ना उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो स्टैंडर्ड आपको इस तरह की हरकत करने से भी मना करता है, कहते हैं कि आपने फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की प्रोविजन बुक नहीं करनी। वो जब एक्चुअल में जो चीजें हों उनको उसी साथ जो है ना उसी तरीके से लेकर चलना है। वशीम भाई, यू गॉट लेट टुडे। ओके जी। यस सर, बस मैं इधर अभी ऑफिस से निकला हूँ। ओके अभी ओके। बस मैं गाड़ी में ही हूँ। लैपटॉप बस मैं साथ लेके आया था क्लास लेने के लिए, पीछे बैठा हूँ। ठीक हो गया। तो इसलिए ज़रा लेट हो गया। कोई इशू नहीं, कोई issue। ठीक है, आपको हम्म। सक्सेस तो मिल ही जाएगी ना पोर्टल। हाँ वो भी है पोर्टल पे, बस मैं फ्री भी है। चलो अभी भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ लेक्चर ले रहा हूँ। वैसे ऑडियो मैं ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि दोस्त होंगे साथ। ओके 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 ओके। उसके बाद जी हाँ। एस्पेक्ट, ठीक है। अब मैंने ना इनको ना थोड़ा ना बाइफरकेट किया हुआ है कि एक लाइबिलिटी का वर्ड है, प्रोविजन है, कंटीजेंट लाइबिलिटी और कंटीजेंट एसेट। ये चारों चीजें ना थोड़ी इंटरलिंक्ड हैं। तो मैंने एक ट्राई की है एक टेबुलर फॉर्म में आपको चीजें कि इनमें क्या डिफरेंस है वो करने की। जैसे कि डेफिनेशन का फर्क है, लाइबिलिटी क्या है, प्रेजेंट ओब्लिगेशन। प्रोविजन क्या है, लाइबिलिटी है लेकिन अनसर्टेन टाइमिंग है इसकी। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या है, पॉसिबल ओब्लिगेशन। ठीक है। कंटीजेंट एसेट क्या है, पॉसिबल एसेट। ठीक है। तो जो ऊपर चीजें हम पढ़ कर आए हैं उन्हीं को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में एक कंपैरेटिव वे में, ताकि आपको चीजें तमाम समझ आए, मतलब कोई भी चीजें रह ना जाएं, जो है उस हवाले से आपको बताया। जैसे देखें, जो लाइबिलिटी वगैरह है वो IFRS 9 में, IS 12 में कवर होती हैं, प्रोविजंस वगैरह। ठीक है। IS 37 में कंटीजेंसी कवर होती हैं, और कंटीजेंट लाइबिलिटी कवर होती हैं, और कंटीजेंट एसेट कवर होती हैं। तो ये सारी चीजें, ये टेबल जो है जो अभी हम पढ़ कर आए हैं वो ये सारा उसी से रिलेटेड है, लेकिन एक ही जगह पे समराइज्ड फॉर्म है इसकी। तो आप इसको रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। उसके बाद जी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि वन वेयर द अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स द इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब जिसे वाइट एलिफेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, कि जिसका नुकसान ज्यादा हो और फायदा कम हो। ठीक है। अक्सर होता है ना इस तरह, अक्सर लोगों के पास होती, जैसे हम आर्टिकल्स में थे, हम तो एक बाइक थी मेरे पास वो बस ऐसे ही थी कि उसका जो है ना मामला जो इस ऐसे ही थे कि उसके बेनिफिट शायद कम थे, लेकिन उसको जगह जगह रिपेयर करवाना पड़ जाता था। मतलब इस तरह के इश्यूज जो है ना चल रहे होते हैं। तो ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट एक होता है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि जिसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो। ठीक है। अक्सर होते हैं इस तरह के, आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, 2-2 साल के, 3-3 साल के। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पहला साल तो बड़ा नॉर्मल रहा, ठीक रहा, आपने प्रॉफिट कमाया, लेकिन अब जाके हालात बदल गए, मतलब रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। ठीक है। कोई लीगल इम्प्लीकेशन आ गई है, कोई गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया है, अब मुश्किल हो गया है। ठीक है। मतलब जो फुल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो इस केस में स्टैंडर्ड आपको कहता है कि यार आप क्योंकि लॉसेस में चल रहे हैं तो आप ना प्रोविजन रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। ठीक है। और अमाउंट क्या रखें, लोअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हैं ना तमाम, मतलब अपने होशो हवास में रहते हुए कहते हैं कि नहीं यार मैंने काम करके ही देना है। तो लेट्स सपोज आपको 100 रुपीज का 100 रुपीज लगेंगे आपके, ठीक है, कॉस्ट लगेगी। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, तो आपको जो है ना पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, वो 120 की है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप प्रोविजन आज ही रिकॉर्ड कर लें, एंट्री कर लें कि प्रोविजन फॉर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट डेबिट 100 से लोअर अमाउंट से। ठीक है। और लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है, 100 से लोअर अमाउंट से आपने करनी है। तो ये इसमें भी है कि भाई आप ऑन 37 में कि अगर कोई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है जिसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं, ठीक है, तो उसमें फिर आप ना उसकी लाइबिलिटी जो है वो बुक कर लें। इसी तरह एक इसमें स्टैंडर्ड में केस डिस्कस हुआ हुआ है, रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली कहते हैं कि
मतलब आप जो है ना बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, डाउन साइजिंग करने जा रहे हैं, आप कोई अपना मतलब लेट्स सपोज आपका पहले बिजनेस गुजरांवाला भी था, कराची भी था, आप कोई अपना सेगमेंट बंद करने जा रहे हैं, ओवरऑल बिजनेस की एक ओवरहालिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, किसी और मार्केट में एंटर होने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या इम्पैक्ट होंगे कि शायद आप डाउन साइजिंग करें, इम्प्लॉयज को जॉब से फारिग कर दें, ठीक है, आप जो पहले ही कोई काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए हुए हैं, वो आप कह दें कि नहीं अब मैं वो मजीद इस पे काम नहीं कर सकता, तो वो लोग आ जाएंगे आपसे पेनल्टियां लेने, पैसे लेने, ठीक है। तो रिस्ट्रक्चरिंग कि इस केस में भी देखें, जब आप इस तरह के प्लान कर रहे हैं ना, तो आपको पता है कि यार मैं अगर ऐसा काम करूंगा ना, बंद करूंगा कोई बिजनेस, ठीक है, तो शायद इंप्लॉयज को मुझे मतलब शायद एक जो है ना उनको बेनिफिट्स देने पड़ जाएं, ठीक है, गोल्डन हैंडशेक देना पड़ जाए, या गवर्नमेंट आके मुझे कहे कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप अचानक ही बंद करें, तो ये बेचारे इतने लोग हैं, ये बेरोजगार हो जाएंगे, आप इनको कोई कंपनसेट करें, ठीक है। तो इस तरह के मामलात में भी स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आपको प्रोविजन बुक कर लेनी चाहिए जब इस तरह के मामला चल रहे हों। लेकिन वो कब करें कि जब अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान हो रिस्ट्रक्चरिंग का, ठीक है, जिसमें ये आइडेंटिफाई हो रही हो कि द बिजनेस और पार्ट ऑफ द बिजनेस कंसर्न, प्रिंसिपल लोकेशन अफेक्टेड, लोकेशन, फंक्शन, मतलब एक प्रॉपर प्लान है, उस प्लान में लिखा हुआ है कि ये बिजनेस हम बंद करने जा रहे हैं, ये लोकेशन होगी। मतलब ये नहीं है कि एवं अभी बातचीत ही चल रही है और आप अभी से आप प्रोविजंस बुक करना शुरू कर दें, नहीं, स्टैंड आपको कहता है कि प्रॉपर फॉर्मल प्लान है, मीटिंग्स में डिस्कस हो रहा है, बार बार पता है कौन सा बिजनेस बंद करेंगे, एम्प्लॉयज के दिल में भी आ गया कि यार अब हमारे हालात जो है ना शायद बिगड़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हैज रेज्ड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन इन दोज अफेक्टेड, कि जो बंदे इससे अफेक्ट हो रहे हैं ना, उनके माइंड सेट में बैठ गई है कि यार कंपनी अब जो है ना बंद होने जा रही है, ये सेगमेंट बंद कर देंगे, शायद आपने पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दी है, ठीक है, नोटिस वगैरह भी लगा दिया है। तो इस केस में क्या कहता है स्टैंड आपको, आप प्रोविजन को रिकॉर्ड कर लें, रिस्ट्रक्चरिंग जो प्रोविजन है उनको रिकॉर्ड करें, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन ओनली इंक्लूड द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अराइजिंग फ्रॉम द रिस्ट्रक्चरिंग, एग्जाम्पली दैट दैट are both necessarily entailed by the restructuring and not associated with the entity's ongoing activity, ठीक है। मतलब आप सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस की जो है ना प्रोविजन बुक करें जो रिस्ट्रक्चरिंग के मुकाबले में अक्कर होने जा रही है। ये नहीं है कि लेट्स सपोज वो गुजरांवाला की फैसिलिटी थी, आप वो बंद करने जा रहे हैं, ठीक है, तो पहले भी गुजरांवाला में 10 एम्प्लॉय थे, आप उनको 1 मिलियन सैलरी देते थे, ठीक है, तो अभी भी आप बैठ के उसको जो है ना 1 मिलियन की एक बात है प्रोविजन रिकॉर्ड करें, तो स्टैंड कहता है ऐसे ना करें, वो तो आप ऑलरेडी एक्सपेंस आउट कर ही रहे हैं ना, ऑन गोइंग एक्टिविटी है। आप ये देखें कि उनको 10 मिलियन, आप मतलब यार नेट चला गया था शायद। ठीक है, तो रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजंस आपने जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ना, सिर्फ उन्हीं की हिसाब से जो है ना वो करनी है। तो ये जी स्टैंडर्ड था ये 37। बशीर भाई इफ यू मतलब आप थोड़ा लेट आपने जो है ज्वाइन किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि काइंडली स्टार्ट से क्लास लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है ये स्टैंडर्ड भी समझ आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। आज के हमारे स्टैंडर्ड का जो नेक्स्ट है वो है जी IS 12, ठीक है। IS 12 क्या है, दैट इज रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, ठीक है, बड़ा मशहूर है और कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है शायद, लेकिन आई थिंक हम इसको बड़े आसानी से आसान अल्फाज में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो इस स्टैंडर्ड पे जाने से पहले जो है मैं आपको एक स्लाइड शेयर करना चाह रहा था, हम ऐसे ही करते थे पहले, ठीक है। IS 12 इनकम टैक्स, ये स्टैंडर्ड भी 90s का स्टैंडर्ड है, 1998 में आया, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड में ना आपको पता है दो चीजें डिस्कस होती है मेन, एक करंट टैक्स और दूसरा डेफर्ड टैक्स। इस करंट और डेफर्ड पे भी जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड अगर बताऊं, देखें ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स, IS 12 इनकम टैक्स, ठीक है।
इनकम टैक्स, ठीक है, मतलब टैक्स और किस पे, इनकम पे। और आपको पता है इनकम का मतलब क्या होता है कि रेवेन्यू, ठीक है, लेस एक्सपेंसेस, जो अर्निंग्स बचे उन पे टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स स्टैंडर्ड का ब्रेकअप क्या हुआ कि ऐसा टैक्स जो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे उस पे जो हम टैक्स दे रहे हैं वो क्या है, हमारा इनकम टैक्स है, ठीक है। तो अब इसमें ना इनकम पे दो तरह के टैक्सेस हो सकते हैं। एक तो जो आपने इसी साल पैसे कमाए, ठीक है, उस पे जो टैक्स आपका बनता है वो आपका इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, उसे आप करंट टैक्स कहेंगे कि मैंने मेरी करंट अर्निंग्स पे जो टैक्स बनता है ना वो मेरा करंट टैक्स है, ठीक है, आप उसको क्या कहेंगे, करंट टैक्स। दूसरा है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड का मतलब ये है कि वो टैक्स डेफर्ड होगा, मतलब वो बेनिफिट भी हो सकता है। देखिए ना, टैक्सेशन में आपको बेनिफिट भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि आपको टैक्स ही लगे आप इनकम कमाएं, ठीक है, हो सकता है कि आपने लॉस कमाया हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स सेविंग्स है आप पे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एक तो करंट टैक्स है, करंट टैक्स क्या है, करंट ईयर्स की अर्निंग्स पे जो टैक्स आप पे कर रहे हैं, ठीक है। और जो डेफर्ड टैक्स है, ठीक है, वो क्या है कि ऐसा टैक्स जो आप करंट ईयर्स की, मतलब जो मामलात हैं, जो लाइबिलिटीज आपने बुक्स में रिकॉर्ड की हुई हैं और जो टैक्स वाले मामले, क्योंकि देखें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, इसकी बेस पे आप अकाउंटिंग्स में जो फिगर्स आ रही होती हैं, एसेट लाइबिलिटीज, वो जो है ना फैच होती हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं आप स्टैंडर्ड्स की बेस पे। मतलब अकाउंटिंग की बाइबल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन टैक्सेशन की बाइबल इनकम टैक्स है, उस कंट्री का स्टेच्यूट है, उस कंट्री में जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड इम्प्लीकेशंस हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में ना अक्सर कॉन्ट्राडिक्शन होती है। कॉन्ट्राडिक्शन से मुराद ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई फर्क, लेकिन इसमें थोड़े फर्क होते हैं, ठीक है। उन फर्क्स को हम फिर हम क्या कर लेते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस भी कह लेते हैं और उनको परमानेंट डिफरेंस भी कह देते होते हैं, ठीक है, नेचर के हिसाब से वो क्या है क्या, उसको अब अभी हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। तो इनकम टैक्स में मैंने आपको ब्रॉडरली क्या बताया, इनकम टैक्स ऐसा टैक्स जो इनकम पे लगता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। करंट ईयर में जो लगता है उसको करंट टैक्स कह रहे होते हैं हम नॉर्मली। और जो डेफर्ड टैक्स है वो डेफर्ड है, मतलब देखो नाम से ही डिलेड टैक्स, आपके फ्यूचर में जाके देने पड़ेंगे टैक्सेशन, ठीक है, तो उसको हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। वो डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो हम चलते हैं करंट टैक्स में क्या है, करंट टैक्स रिकॉग्नाइज लाइबिलिटी फॉर अनसेटल्ड पोर्शन ऑफ टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। अनसेटल्ड पोर्शन जितना होगा आप उतना अपना करंट टैक्स रिकॉर्ड कर लेंगे। नॉर्मली होता है ना इस तरह के पूरे साल में आप इनकम जो कमाते हैं, लेट्स सपोज आपको उस पर 100 रुपीज टैक्स बनता है, ठीक है, लेकिन आप पूरे साल में इन डिफरेंट फॉर्म्स एडवांस टैक्स वगैरह भी दे रहे होते हैं। पाकिस्तान में जैसे बहुत ज़्यादा एडवांस टैक्स है, आप लोग को मतलब पेमेंट करते हुए लोग आपका टैक्स काट लेते हैं, आप बिजली के बिलों में दे रहे होते हैं, आप अंडर सेक्शन 147 एडवांस टैक्स जमा करवा रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट रिजीम्स है ना टैक्सेशन की, विद होल्डिंग टैक्स की फॉर्म में। तो इस केस में क्या होगा, स्टैंड आपको कहता है कि जितना आप पे बनता था 100, और आपने लेट्स सपोज पूरे साल में 60 रुपये ऑलरेडी दे चुके हैं आप, ठीक है, तो आप फिर क्या करें, जो रिमेनिंग आपका 40 है ना, आप उसकी अकाउंट्स में प्रोविजन बुक कर ले उसको। एक्सपेंस आपका 100 ही है, ठीक है, एक्सपेंस में इतना ही रहेगा 100 ही, लेकिन उसके ब्रेकअप में नोट में शो करवा दें कि 60 जो है ना ऑलरेडी पेड है, और जो 40 जो है ना वो मेरी प्रोविजंस है, अनसेटल्ड है स्टिल, ठीक है। कई दफा आपका एसेट भी आ जाता होता है। एसेट कब आता है, नॉर्मल तब आता है कि जब आपके लॉसेस वगैरह चल रहे हो, या आपने जो है ना अमाउंट ही ज्यादा पे कर दिया। लेट्स सपोज आपका बनता तो 100 था, आपने 160 पे कर दिया है, ठीक है, तो 60 रुपये आपका क्या आ गया, एसेट आ गया। तो इस तरह के मामला भी चल रहे होते हैं, ठीक है। टेम्परेरी डिफरेंस क्या होते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी, मतलब वो अमाउंट जो अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है, ठीक है, इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स टैक्स बेस, ठीक है। अकाउंट्स में जो चीजें रिकॉर्डेड होता है ना उनको हम क्या देते हैं, कैरिंग अमाउंट है ये एसेट की या लाइबिलिटी की, ठीक है। और टैक्स बेस क्या है कि वो अमाउंट जो एज पर टैक्स लॉ कैलकुलेट हुई है उसको हम टैक्स बेस कह रहे होते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो फर्क है ना उसको टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं, कि ये फ्यूचर में जाके रिकग्नाइज हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर प्लांट एंड मशीनरी है, आप अपने हिसाब से उसको 5% के हिसाब से डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कैरिंग वैल्यू कुछ और आएगी।
ठीक है। आपको पता है कि जो टैक्स है उसमें डेप्रिसिएशन के रेट अंदर थर्ड स्केड्यूल डिफरेंट है, वो 10% के हिसाब से है, तो उसमें कोई और वैल्यू आएगी। तो इन दोनों वैल्यू का आपस में जब फर्क आएगा तो उसको क्या कह देंगे हम, टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है। उस पे फिर हम डेफर टैक्स जो है ना कैलकुलेट कर रहे होंगे। आपको पता है कि अगर एसेट हो, एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो और टैक्स बेस कम हो, ठीक है, तो उससे क्या आता है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है। और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे हमेशा डेफर टैक्स लाइबिलिटी आती है। इसी तरह अगर एसेट की अमाउंट कम हो और टैक्स बेस ज्यादा हो तो फिर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे डेफर टैक्स एसेट आता है। ठीक है। तो ये है जी, टैक्स बेस ऑफ एन एसेट, इट इज द अमाउंट दैट कैन बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस व्हेन द एसेट्स वैल्यू इज रिकवर्ड। ठीक है। कि जब टैक्स बेस क्या होती है, बेसिकली वो अमाउंट जो अंडर टैक्सेशन लॉ कैलकुलेट हो। ठीक है। या दूसरे लफ्जों में वो अमाउंट कि जब उस एसेट को हम बेच दें, ठीक है, तो कितनी वैल्यू हम माइनस कर सकते हैं, तो वो आपकी क्या है, टैक्स टैक्स बेस है। ठीक है। इफ द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट आर नॉट टैक्सेबल देन द टैक्स बेस ऑफ द एसेट इक्वल टू इट्स कैरिंग अमाउंट। ठीक है। अगर मतलब टैक्स वालों में आप में कोई फर्क ही नहीं है, टैक्सेबल ही नहीं है वो अमाउंट, तो फिर तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस सेम ही है। ठीक है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट बस ये याद रखना है कि जो अकाउंट्स में अमाउंट आ रही होती हैं वो कैरिंग अमाउंट होती हैं, एसेट्स की और लाइबिलिटी की वो अंडर आईएफआरएस आती हैं। ठीक है। जो टैक्स बेस होती है वो अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या किसी भी कंट्री के जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंडर आ रही होती है। ठीक है। तो इस केस में फिर क्या हो, दोनों में जब फर्क हो तो उसको हम डेफर टैक्स एसेट या लाइबिलिटी कहते हैं, और वे फ्यूचर में जाके रिवर्स हो रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटी भी यही है कि इट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही होती है। इसकी टैक्स बेस क्या होगी, माइनस द अमाउंट दैट विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पजेज। ठीक है। तो करंट टैक्स वगैरह आ गया। करंट टैक्स की मेजरमेंट क्या करते हैं कि मेजर द एसेट या लाइबिलिटी यूजिंग द टैक्स रेट दैट आर इनेक्टेड। मतलब आपने करंट टैक्स किस मेजर रेट पे लेना है कि जो भी उस रेट जो है ना उस कंट्री में चल रहा हो। जैसे पाकिस्तान में कंपनीज के लिए 29% रेट है, स्मॉल कंपनी के लिए 20% रेट है, यूएई में आई थिंक 5% भी है, डिफरेंट मतलब वैट है, और डिफरेंट रेट्स हैं। तो आपने उसी हवाले से जो है ना जो भी मतलब रेट हो उसी हिसाब से आपने टैक्सेशन एक्सपेंस बुक करना है। ठीक है। टेम्परेरी डिफरेंसेस वगैरह हम देखा है। उसके बाद जी एक ये एग्जांपल पढ़ने, रिबटेबल प्रिजम्पशन, उसके बाद मैं आपको एक स्लाइड पे लेके जाऊंगा। ठीक है। जिसमें हम ना प्रैक्टिकली डेफर टैक्स वगैरह जो है ना इसको देख रहे होंगे ताकि आपको चीजें समझ आए इसकी। जी। रिबटेबल प्रिजम्पशन क्या है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, IS 40 है। ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि बेसिक रूल है कि व्हेन एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज measured at fair value under IS 40, it is presumed that the asset will be recovered through sale। ठीक है। नॉट थ्रू यूज। जब IS 40 जिसको हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे होते हैं ना, तो उसकी फेयर वैल्यू इस अजम्पशन से कैलकुलेट करते हैं कि इसको हम सेल करेंगे। मतलब मार्केट से पूछ लेते हैं कि यार कितनी वैल्यू है इस एसेट की, तो उसी पे हम उसको बुक कर लेते हैं। ठीक है। अब जब डेफर टैक्स आएगा ना, मतलब डेफर टैक्स में हम इसकी टैक्स बेस क्या लेंगे, ये तो इसकी अकाउंटिंग बेस आ जाएगी ना। तो वो क्या स्टैंडर्ड कहता है कि देयरफॉर द डेफर टैक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ सेल इवन इफ द मैनेजमेंट एक्चुअली प्लान टू यूज द प्रॉपर्टी। बेशक आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अजम्पशन हम भी यही लेंगे कि आप इसको भी सेल ही करेंगे। तो हम देखते हैं कि फिर इसकी क्या वैल्यू है। जैसे कि व्हेन द प्रिजम्पशन कैन बी रिबटेड, रिबटेड कहते हैं इग्नोर, कब इसको इग्नोर किया जा सकता है कि द प्रॉपर्टी इज डेप्रिसिएबल, जैसे बिल्डिंग वगैरह है। ठीक है। वो डेप्रिशिएबल होती है। द प्रॉपर्टी इज हेल्ड टू अर्न रेंटल, रेंटल के लिए आप कर रहे हैं उसको, ठीक है, बेनिफिट्स ले रहे हैं, लेकिन आप उसकी फेयर वैल्यू क्या मेजर कर रहे हैं, कैसे कि जैसे हमने उसको सेल करना है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लैंड जो है ना कैन बी डेप्रिशिएटेड, नो, डेप्रिशिएट नहीं हो सकती। बिल्डिंग है डेप्रिशिएटेड, यस। ठीक है। लैंड, लैंड की वैल्यू रिकवरी कैसे होगी, अज्यूम कर रहे हैं कि सेल के थ्रू हम रिकवर करेंगे। और बिल्डिंग को कैसे करेंगे, यूज करेंगे, कमरे बनाए हुए लोगों को रेंट पे देंगे, ठीक है, उधर से पैसे कमाएंगे। और फिर वैल्यू कैसे आप डेफर टैक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, लैंड की अज्यूम करेंगे, सेल करेंगे,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब मार्केट से पूछ लेंगे कि यार कितनी वैल्यू है। और बिल्डिंग की कैसे, कि बिल्डिंग की वैल्यू ये थी, उस पर डेप्रिसिएशन रेट इतना लगा, तो उसकी कैरिंग वैल्यू ये आ गई। आपने इसकी वैल्यू इस तरह से निकालनी है, ठीक है, बिल्डिंग की। और लैंड की कैसे आपने निकालनी है, मार्केट से पूछ लेना है कि यार इसकी वैल्यू क्या है। तो इस तरह से हम इसको जो है ना वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी IS 12 बेसिक रूल क्या है, अ डेफर टैक्स लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर ऑल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। मैंने आपको बताया कि डेफर टैक्स लाइबिलिटी जो है ना वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे आती है, ठीक है, कि जो फ्यूचर में आपको टैक्स ज्यादा लगेगा, तो आज ही ना आप उसका डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लें जो आपको देने पड़ेंगे पैसे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं आपको एक स्लाइड्स पे लेके चलता हूँ, अगर आपको डिफिकल्टीज पेश आ रही है तो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड थोड़ा ना टेक्निकल सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इंशाल्लाह जो है ना आपको समझ आना मजीद बेहतर समझ आएगी, हम दोबारा फिर स्टैंडर्ड पे मूव कर रहे होंगे। ये देखें जी, डेफर टैक्स एसेट एंड लाइबिलिटीज इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। इमेजिन करें, इमेजिन दैट यू हैव अ स्मॉल बिजनेस सेलिंग टॉयज। अब अपना बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होके आराम से बैठ जाएं। अभी जो आपने पढ़ा है वो यही है कि करंट टैक्स होता है, डेफर टैक्स होता है। करंट टैक्स करंट ईयर की अर्निंग्स पे होता है, डेफर टैक्स जो है ना नॉर्मली जो हमारे और टैक्सेबल के अमाउंट, उनके जो डिफरेंसेस होते हैं ना, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के और जो टैक्स के, उसमें जो फर्क होता है ना, उस पे जो अमाउंट बने उसको हम डेफर टैक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। आपने बस ये ज़हन में रखना है फिलहाल की हद तक, और अभी इसको जो है ना सिनेरियो को देखें। इमेजिन दैट यू हैव अ स्मॉल बिजनेस सेलिंग टॉयज, द गवर्नमेंट हैज रूल दैट you need to pay a certain amount tax on the profit you make from your business. This is called income tax, ठीक है। आपका बिजनेस है, आप पैसे कमा रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं ना प्रॉफिट वगैरह, उस पर गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स लेती है, उसको आप इनकम टैक्स कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। However, sometime there might be a difference between the amount of profit you show in your business accounts and the amount of profit the government consider for tax purpose, ठीक है। अक्सर फर्क होता है कि जो आपकी बुक्स में प्रॉफिट आता है उसमें, और जो है ना टैक्स में, जैसे होता है ना आपके अकाउंट्स में लेट्स सपोज आपका प्रॉफिट आ गया 200 मिलियन, ठीक है, लेकिन जो टैक्स में आप कंप्यूटेशन करते हैं ना उसमें फर्क डिफरेंट होता है। मतलब आप उसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन को ऐड बैक कर देते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, प्रोविजंस को ऐड बैक कर देते हैं। तो अब मुख्तलिफ तरह की जो है ना एडजस्टमेंट लेते हैं, तो उससे एक प्रॉफिट आता है, और वो डिफरेंट होता है प्रॉफिट। तो इस केस में क्या होगा कि दिस डिफरेंस कैन हैपन बिकॉज ऑफ वेरियस रूल एंड रेगुलेशन सेट बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है। Remember, taxes are always paid on the profit that is considered by government for tax purpose as per the tax law. आपके अकाउंट्स में जो प्रॉफिट आया है ठीक है, लेकिन आपने जो टैक्स देना है ना वो वही उसी पे टैक्स देना है जो गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आपका ये प्रॉफिट है उस पे अंडर टैक्स लॉस, ठीक है। तो अब इनमें जो फर्क होगा उसके क्या होगी, देखो पॉसिबिलिटी वन, क्या पॉसिबिलिटी है कि नाउ इफ द प्रॉफिट यू शो इन योर अकाउंट्स इज हायर देन द प्रॉफिट द गवर्नमेंट कंसीडर फॉर टैक्स पर्पस। मतलब आपने अकाउंट्स में 100 रुपये प्रॉफिट शो करवा दिया, गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं 80 रुपये आपका बनता है, ठीक है, तो अब आप पे टैक्स तो 80 पे लगेगा। तो अब क्या हुआ कि आपने इस साल कम टैक्स दिया, ठीक है, तो उसका अब क्या मतलब हुआ, इन दिस केस यू कैन क्रिएट समथिंग कॉल्ड डेफर टैक्स लाइबिलिटी। आप अपनी किताबों में आज जो आपने कम टैक्स दिया है ना उसकी एक उतनी कम अमाउंट से एक डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लें कि ये मैंने फ्यूचर में जाके पैसे देने हैं। इट सेज दैट यू ओ देम, आपने पैसे देने हैं सम एक्स्ट्रा मनी इन फ्यूचर। तो आज ही अब आप जो है ना क्या कर लें, आपका वो जो डिफरेंस है ना उसको स्टैंडर्ड कहता है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और उस डिफरेंस पे जो लाइबिलिटी बनती है उसको कहता है डेफर टैक्स लाइबिलिटी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आज आपने जो कम पैसे दिए ना गवर्नमेंट को, आप आज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लें कि डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट, ये मुझे फ्यूचर में देने पड़ेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी टू क्या है कि इफ द प्रॉफिट यू शो इन योर अकाउंट इज लेस देन, आपने अकाउंट्स में 80 रुपये शो किया प्रॉफिट, और टैक्स वाले कहते हैं कि भाई 100 रुपये बनते हैं आपके, तो अब वो तो 100 पे रेट लगाएंगे, आप जो मर्जी कहते हैं उन्हें 100 पे रेट लगाने। अब क्या होगा कि टैक्स वालों को आपने ज्यादा पैसे दे दिए, ठीक है, तो उसका क्या बेनिफिट होगा कि कल को फ्यूचर में जाके जो एडजस्टमेंट्स वगैरह टैक्स वालों ने ली है ना, वो जब आप अपने अकाउंट्स में रिवर्स हो रहे होंगे ना, जब वो डिफरेंसेस, तो आपको क्या होगा कि कम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कब, फ्यूचर में। तो स्टैंडर्ड कहता है कि यार आप आज ही एसेट रिकॉर्ड कर लें, जैसे आपने
लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी ना टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे, आप डेफर टैक्स एसेट जो है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे, कि फ्यूचर में आपको माइनस करने की इजाजत होगी, जो आज टैक्स वाले माइनस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो आज आप क्या कर लें, उसको डेफर टैक्स एसेट बुक कर लें अपने अकाउंट में, क्योंकि अब आप जो है ना हकदार हैं उनसे पैसे लेने के, लेकिन फ्यूचर में। ठीक है, व्हेन यू ओ द गवर्नमेंट, जब आप गवर्नमेंट को पैसे देने के वो हकदार हो, मतलब देने पड़े, तो उससे क्या होगी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी आएगी। जब गवर्नमेंट ने आपके पैसे देने हो, आज उन्होंने ज्यादा ले लिया आपसे पैसे, लेकिन कल को कम लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे आती है। ठीक है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या है, कि ऐसे डिफरेंस हैं कि फ्यूचर में जाके टैक्स मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, तो लिहाजा उन पे क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, और ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, कि आज तो मैं मतलब मुझसे ज्यादा पैसे ले लें, लेकिन फ्यूचर में सारे माइनस करूंगा। ठीक है, तो उस पे क्या होगा, डेफर टैक्स एसेट आएगा। दीज थिंग हैपन बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द वे बिजनेस कैलकुलेट देयर प्रॉफिट। ठीक है, ये मतलब इनका रीजन क्या है कि बिजनेस किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट करे, यार बिजनेस बेचारे कैसे करें, जैसे आईएफआरएस कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं, टैक्स वालों के अपने कानून है, फर्क तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस पे फर्क आ सकते होते हैं। ठीक है, तो ये इस स्लाइड से होपफुली आपको इंशाल्लाह जो है मजीद बेहतर समझ आई होगी। अब हम दोबारा अपनी पिछली स्लाइड पे वापस आते हैं। तो अब आप देखिएगा डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटीज को मैंने जो है ना ये आपको बताई हुई है, अगर आप इनको आराम से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। ठीक है, डेफर्ड टैक्स को अगर हम पढ़ें तो स्टैंड कहता है कि आपने तमाम मामलात में डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करने हैं कि जहां एसेट की कैरिंग अमाउंट उसकी टैक्स बेस से ज्यादा हो। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी उस पर रिकॉर्ड करनी है, लेकिन एक ये कंडीशन है, तीन मतलब एक नहीं तीन कंडीशन है, उस पे नहीं करनी। जैसे कि इनिशियल रिकग्निशन ऑफ गुडविल, आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया, ठीक है, उस पे गुडविल रिकग्नाइज की, तो गुडविल को आपको पता है ना कि टैक्स वाले तो गुडविल वगैरह कुछ नहीं मानते, वो कहते हैं कि यार ये क्या बात हुई है, तो आपने एक एडजस्टमेंट से पास की हुई है आगे। ठीक है, तो आपकी किताबों में गुडविल आ रही है, मतलब एसेट है, उसकी टैक्स बेस जीरो है। नॉर्मली जिस जब एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो, टैक्स बेस कम हो, तो आप डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन गुडविल है, इस केस में आप नहीं करेंगे, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो जब आप ये मैंने आपको जो बोल के बताया ना, ये सारी लिखी हुई है इधर चीजें, आप इसको पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल भी दी हुई है। उसके बाद है इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी, एक आपने एक एसेट खरीद लिया या लाइबिलिटी आपने कमिट की कि मैं पैसे दूंगा, तो भाई एक तरह की ट्रांजैक्शन है ना, इस पे कौन सा कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट हिट हुआ ना, या कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस केस में भी कोई जो है ना डेफर टैक्स वगैरह के मामलात नहीं आएंगे। इसी तरह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरीज, ब्रांचेस, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, आप एक ग्रुप है, ठीक है, आप माशाल्लाह अच्छे पैसे कमा रहे हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन डिविडेंड नहीं दे रहे लोगों को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही प्रॉफिट पड़े हुए हैं आपके पास। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि उन पे भी आपने कोई डेफर टैक्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, इन्वेस्टर कैन कंट्रोल, इन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पे कोई जो ना डेफर टैक्स वगैरह कैलकुलेट ना करें। तो ये मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई कि नॉर्मली हम हर चीज़ पे, हर एसेट लाइबिलिटी पे डेफर टैक्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं नॉर्मली। ठीक है, मतलब जो भी स्टैंडर्ड के स्कोप में है, लेकिन ये तीन एक्सेप्शंस हैं, एक गुडविल की, एक इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट लाइबिलिटी की, और दूसरी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सब्सिडरीज वगैरह की। इन केसेस में आप जो है ना डेफर टैक्स रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, इसी तरह जो डेफर मतलब डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते, इसी तरह डेफर टैक्स एसेट है वो भी आप तमाम चीज़ों पे करते हैं, मतलब डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे, अनयूज टैक्स लॉसेस। ठीक है, आपके लॉसेस ही लॉसेस आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट है ही नहीं, किसके अगेंस्ट एडजस्ट करें आप। ठीक है, तो स्टैंड कहता है कि आप इसको एसेट बुक करते जाएं। अक्सर होता है ना मुख्तलिफ मुल्कों में है कि आप जो है ना आपको जो लॉस हो 3 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मतलब आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है, तो डेफर टैक्स एसेट है आपका, कि एसेट है लेकिन डेफर्ड है। ठीक है, तो आप आज इसको रिकॉर्ड करें, लेकिन इसमें भी यही है कि आप इन केसेस में जो है ना वो जो है ना रिकॉर्ड जो है ना नहीं कर रहे हो। उसके बाद ये इसमें कुछ चीज़ है, पिलर 2, ग्लोबल मिनिमम टैक्स एक्सेप्शन।
ठीक है। आप हर केस में डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते होते हैं जो भी मतलब बने, लेकिन ना पिलर टू कहते हैं कि एक ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब इसमें कोई 38 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। वो कहते हैं कि यार जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं ना, ठीक है, वो क्योंकि डिफरेंट मुल्कों में काम कर रही होती हैं, तो लिहाजा वो किसी कंट्री में 5% रेट है, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 29 भी है जैसे पाकिस्तान में। तो वो कहते हैं कि यार उन्होंने ना तमाम टैक्सेशन पे करने ही करने हैं जिन जिन कंट्रियों में वो हैं, ठीक है, उन्होंने मिनिमम 15% टैक्स लाजमी देना है, ठीक है। तो इस केस में वो फिर ना आपको थोड़ी सहूलत देता है, वो कहता है क्योंकि आप डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो आपके जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट उस पर रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो आप तो मतलब जो है ना खप ही जाएंगे यार कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ही है, लेकिन जिस जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उसके टैक्स लॉज डिफरेंट हैं, तो आपके तो बड़े फर्क आएंगे, ठीक है। तो इन फर्क से बचने के लिए, मतलब इन कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए वो कहते हैं कि आप जो है ना डेफर टैक्स वगैरह की इम्प्लीकेशन अपने उसमें ना लें, लेकिन कम अज कम 15% टैक्स लाजमी पे कर दिया करें। तो मैंने पिलर 2 जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है ना, इसकी भी आपको एक एग्जांपल के साथ जो है ना बता दी कि जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि वो कंपनियां, वो मल्टीनेशनल कंपनियां जिनका जो है ना रेवेन्यू कोई 750 यूरो से ज़्यादा है, ठीक है, मिलियन से, तो वो फिर क्या करें, 15% कम अज़ कम टैक्स लाजमी दिया करें, ठीक है वो। और वो डेफर टैक्स वाली ये जो बातें जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, ये वो ना करें। वो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने किसी कंट्री में 5% दिया है, जैसे लिखा हुआ है कि अ मल्टीनेशनल ग्रुप ऑपरेट इन पाकिस्तान एंड अबू धाबी, ठीक है, इन अबू धाबी, इन दुबई, सॉरी, इन दुबई इट पेज ओनली 5%, मतलब दुबई में उसने 5% दिया है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अंडर पिलर 2 द ग्रुप मस्ट पे एन एक्स्ट्रा 10% टॉप अप टैक्स जिसे कहते हैं, टू रीच द मिनिमम 15%, ठीक है। तो मिनिमम 15% उसने पे करना ही करना है, ठीक है। वो मिनिमम क्या, वो पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 29% रेट है, तो वो तो 29 और 5 34% भी पे कर रहा होगा, ठीक है। तो उसको फिर स्टैंड उसको सहूलत देता है कि यार आपने डेफर टैक्स वगैरह के मामला में नहीं पड़ना, आप उसमें वो ना करें, ठीक है जी। डेफर टैक्स की मेजरमेंट है, मेजर द बैलेंस एट टैक्स रेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई इन द पीरियड। आपने डेफर टैक्स किस रेट पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये फ्यूचर में रिवर्स होने हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जिस रिपोर्टिंग डेट पे आप खड़े हो ना, जो भी सब्सटेंशियली इनेक्टेड रेट हो उसी पे आपने डेफर टैक्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेफर टैक्स मतलब 3 सालों में, 5 सालों में, जब भी रिवर्स हो, स्टैंडर्ड कहता है कि आपने इन चक्रों में नहीं पड़ना, आपने इनकी डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं करनी, ठीक है। मतलब इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई एलिमेंट आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करना। करंट एंड डेफर्ड टैक्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट। वो आपको पता ही है कि जो भी करंट टैक्स एक्सपेंस होगा, इनकम होगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने जो है वो जा रहे होंगे, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो लाइबिलिटी है वो आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही होगी, ठीक है। तो जी ये स्टैंडर्ड था, इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी, ठीक है। आपने आराम से ध्यान से इसको जो है ना पढ़ना है। थोड़ा टेक्निकल स्टैंडर्ड है, लेकिन इतना भी टेक्निकल नहीं है कि इसको किया ना जा सके, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ना, ये बड़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और इंशाल्लाह आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ आएंगी। अब हम जो है ना अपने नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है ना IFRS 16, उस पे मूव करते हैं। अगर आपका कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो या नोट्स वगैरह जो हैं, मैंने उनको सर को बता दिए कि काइंडली अपलोड कर दें, ठीक है, ताकि आप इनको पढ़ें। क्योंकि देखें इसमें हम ना क्लास में बोल के बता रहे होते चीज़ें, और मैं पहले इसको ना तैयार करता हूँ लेक्चर्स को, ठीक है। तो मैं जो है ना बोल रहा होता हूँ वो वही होता है जो इधर लिखा होता है, ठीक है, मोस्टली केसेस में वही होता है। तो आप जो है ना इनको जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके तमाम जो क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी साथ साथ एड्रेस हो रहे होंगे। तो जी नेक्स्ट स्टैंड पे मूव करते हैं, दैट इज IFRS 16। गिव मी प्लीज 1 मिनट।
वेलकम बैक। ओके जी, हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है IFRS 16। ठीक है, लीजेस, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। और आई विल रिक्वेस्ट यू कि जो IFRS 15 के जो लेक्चर अपलोड हुए हैं करंटली, आप वो भी लें। ठीक है, और उसको लेने के बाद इस स्टैंडर्ड पे जो है ना आप मूव करें। लेकिन इतना भी कोई इशू नहीं है, अगर आप इसको भी पहली दफ़ा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो IFRS 16 है जी, लीजेस। इससे पहले स्टैंडर्ड होता था IS 17, आई थिंक, हाँ, ओल्ड स्टैंडर्ड था, रिपील हो गया, जो कि ठीक है जनवरी 2019 में जो है इसकी जो इफेक्टिव डेट थी। इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है जी? ऑल अरेंजमेंट दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ अ लीज। तमाम अरेंजमेंट जो लीज की डेफिनेशन को मीट करते हैं वो इस स्टैंडर्ड में कवर होंगे, एक्सेप्ट कौन से जी? लीज टू एक्सप्लोर फॉर मिनरल। मतलब आप, मतलब जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान ने अपने मादनी वसाइल वगैरह के लिए बिड्स वगैरह लेना स्टार्ट कर दिए और अच्छी खासी इसमें पेशरफ्त हो रही है। ठीक है, तो आप इस मामलात के लिए अपनी ज़मीन वगैरह जो उधार दे रहे हैं, अपने एसेट्स वगैरह, उधार कह रहा हूँ, रेंट पे दे रहे हैं, एसेट वगैरह देते हैं, तो स्टैंडर्ड आपको कहते हैं कि वो जो चीज़ें मिनरल्स वगैरह को एक्सप्लोर करने के लिए, ऑयल, नेचुरल गैस, तो वो इस स्टैंडर्ड में डील नहीं होंगी, उनका एक अपना स्टैंडर्ड है, उसमें डील होंगी। ठीक है, उसके बाद जी, लीज ऑफ बायोलॉजिकल एसेट विद इन द स्कोप ऑफ, आपके जो बायोलॉजिकल एसेट है, आपने किसी को भैंस दे दी, ठीक है, कि यार ये लो 6 महीने 8 महीने रखो। ठीक है, तो जब ये जो है ना, इससे मतलब बच्चे बच्चा हो तो उसमें भी आधे पैसे होंगे आपके। ठीक है, नॉर्मली गांव वगैरह देहात वगैरह में चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये अगर हम उसको कॉर्पोरेट फॉर्म में देखें कि अगर कोई कंपनी है उसने इस तरह का काम स्टार्ट किया हुआ है, तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि वो तो फिर IS 41 में एग्रीकल्चर में आप डील करें ना, उसको उसको लीज को इधर तो ना डील करें। ठीक है, मतलब जिसके जो रिलेटेड स्टैंडर्ड है वो उसमें जाएं। इसी तरह IFRS 15 है ना, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, इसमें अगर आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह, या जैसे कि IS 38 है, आपने कोई जो जिसे कहते हैं कि लाइसेंस किसी को जो रेंट पे दिया हुआ है, कि साल का, 6 महीने का, 8 महीने का, तो स्टैंडर्ड कहता है कि वो भी आपने अंडर लीज जो है ना उसमें रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि वो उसका जो रिलेटेड स्टैंडर्ड है ना उसमें रिकॉर्ड करें उसको। ठीक है, अ लीज इज आल्सो परमिटेड बट नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई IFRS 16 टू लीज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशन है इसकी। सबसे पहले लीज है। लीज क्या है? लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट that conveys the right to use an asset, the underlying asset, for a period of time in exchange for consideration। ठीक है, लीज क्या है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जनाब ये लें एसेट, ठीक है, या आप किसी को एसेट दे देते हैं, या आप किसी से ले लेते हैं। ठीक है, दोनों मामलात हो सकते हैं। अगर आप किसी से लेते हैं, ठीक है, तो आप लेसी हैं। अगर आप किसी से लेते हैं तो क्या है? आप लेसी, LESSE। ठीक है, जो बंदा लीज पे लेता है, रेंट पे लेता है, और जो बंदा रेंट पे देता है, लीज पे देता है, उसको क्या कहेंगे आप? लेसर। ठीक है जी, उसके बाद ये लीज टर्म है, कितने पीरियड के लिए आपने दिया हुआ है वो। द नॉन कैंसलेबल पीरियड फॉर विच अ लीज हैज द राइट, लेसी हैज द राइट टू यूज। ठीक है, मतलब जितने अरसे के लिए आपने लेसी को वो एसेट दिया है ना रेंट पे, वो आपकी क्या है? लीज टर्म है। ठीक है, अब लीज टर्म में पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन, अक्सर ऑप्शन भी होता है कि यार ठीक है आप 2 साल के लिए ले लें मेरा एसेट उधार पे, ठीक है, रेंट पे। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन, अगर आपको सही लगे ना तो आप अगले साल भी इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, लेकिन मुझे जाहिर बात है पैसे तो लेंगे ना, तो इस केस में क्या हुआ देखा जाए तो जो लीज पीरियड है वो 3 सालों का ही हो गया ना। ठीक है, मतलब ऑप्शन है एक्सटेंड करने का, एक होता है ऑप्शन टर्मिनेट करने का। ठीक है यार, आज बैठ के हम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साल आप यूज करें, अगर साल बाद आपको लग रहा हो कि कंटिन्यू करना है तो कर लेना, वरना टर्मिनेट कर देना। तो इस केस में क्या होगा कि अगर कंडीशन इस तरह की है कि आपको लगता है कि आपने टर्मिनेट ही करना है, ठीक है, तो आप लीज टर्म आपका 1 साल ही है। उसके बाद ये लेसी की अकाउंटिंग है कि लेसी अपनी बुक्स में, मतलब जिस बंदे ने एसेट रेंट पे ले लिया है, ठीक है, अब रेंट कहना मुनासिब नहीं है बार बार इसको मैं
ऑनवर्ड इसको जो है ना लीज ही कह रहा हूँ। ठीक है, लेसी ने जो एसेट लीज पे लिया वो अकाउंटिंग कैसे करेगा, मतलब उसकी इनिशियल रिकग्निशन क्या होगी। लेट्स सपोज किसी ने एक एसेट, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी है ना, वो 5 साल के लिए किसी कंपनी से पकड़ लिया है, या मोस्टली ऐसे होता है कि पाकिस्तान में जब जब बिजली के हालात खराब थे, ठीक है, पावर के इश्यूज थे, आजकल भी ऐसे ही, तो लोग ना जनरेटर ले लेते थे 5 साल, 4 साल, 3 साल इस तरह रेंट पे। तो आपने जनरेटर वगैरह लिया है, तो क्या वो उन्होंने आके आपकी प्रेमिसिस पे सेट किया उसको, जमीनें खुदाई की, मतलब उसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिया, तो क्या वो अब आपका हो गया? नहीं भाई, क्यों आपका हो गया? ठीक है, आपको तो राइट मिला हुआ उसको यूज करने का, उस अंडरलाइंग एसेट को। ठीक है, तो स्टैंड कहता है कि फिर आपने अपनी किताबों में उसको किस पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसकी रिकग्निशन क्या करनी है, मेजरमेंट क्या करनी है, ये उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायरमेंट अप्लाइज टू ऑल लीजेस अनलेस अ लेसी मेक यूज ऑफ ऑप्शनल एक्सेम्पशन फॉर शॉर्ट टर्म लीजेस। ठीक है, स्टैंडर्ड कहता है कि आपने तमाम चीज़ों को ना लीज में ही ट्रीट करना है, अनलेस कि आपने एग्जेम्पशन अवेल कर रहे हो। एग्जेम्पशन होती है कि अगर आपने ना लीज पे कोई एसेट लिया है जो कि 12 महीनों से कम की लीज है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है यार ये तो बहुत छोटी लीज है, आप इसको लीज वाले स्टैंडर्ड में ना लेके आए IFRS 16 में। इसको जस्ट क्या करें कि आपने जो चीज़ उधार पे ली है ना, जिसको जितने पैसे रेंट दे रहे हैं ना, बस एक्सपेंस आउट करते रहे महीने के महीने, 2 महीने बाद दिया है, 3 महीने बाद, अगर वो 12 महीने से कम की है तो। ठीक है, 12 महीने तक की लीज है, आप उसको एक्सपेंस आउट कर दिया करें, सिंपल। इस स्टैंडर्ड में जबरदस्ती ना लेके आए, ये स्टैंडर्ड थोड़े एक्सटेंसिव है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप छोटी कंपनियां हैं, आप एवं ना लगाएं इस पे ज्यादा, उसमें जो है ना वो ना पड़े। ठीक है, दूसरा ये कि वो जो चीज आप लीज पे ले रहे हैं ना, वो बड़ी यार इमटेरियल वैल्यू की है, लो वैल्यू की है। एक तो है कि लो टर्म है, ठीक है, मतलब 12 महीने से कम टाइम पीरियड है, तो स्टैंड कहता है कि क्यों जबरदस्ती इसको इसमें लेके आ रहे हो। दूसरा वो कहता है कि यार वो जो एसेट आप रेंट पे ले रहे हो, लीज पे ले रहे हो, वो लो वैल्यू तो नहीं है, मतलब एक आपने किसी से लैपटॉप ले लिया, ठीक है, अब वो बहुत बड़ी कंपनी है आपकी, ठीक है, अब 24-25 अरब कंपनियां हैं, वैसे तो खैर वो खरीद ही ले तो बेहतर है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आपने जो है ना लैपटॉप या कोई इस तरह की चीज़ जो है ना लीज पे ले ली, तो स्टैंड कहता है कि बड़ी लो वैल्यू है, इमटेरियल है, आप इसके रेंट को बस जस्ट डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर दिया करें। नॉर्मली कंपनीज में ऐसे ही होता है कि जो प्रिंटर वगैरह होते हैं ना छोटे मोटे, वो ना उन्होंने लीज पे लिए होते हैं, ठीक है, किसी न किसी बड़ी कंपनी से, ठीक है, मतलब जो इसमें डील कर रही होती है, तो वो जब कभी खराब हो जाते हैं उनको बुला के सर्विस करवा लेते हैं। देखिए इतनी बड़ी कंपनी हो तो उसके वो जो रेंट वगैरह पे करते हैं ना, तो वो उसको डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर देते होते हैं, उसको इसको स्टैंडर्ड में लेकर नहीं आते। ठीक है, मतलब लेसी की अकाउंटिंग में आपको एग्जेम्पशन भी अलाउ है कि अगर लो वैल्यू है या लो टर्म है, ठीक है, 12 महीने से कम है, तो आप उसको डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर दिया करें, इस स्टैंडर्ड में ना लेकर आए। उसके बाद ये इनिशियल रिकग्निशन है लीज लाइबिलिटी की। अब ये कि यार एक बंदे ने जनरेटर रेंट पे ले लिया, ठीक है, अब आपकी प्रेमिसेस में ना वो जनरेटर आगे रखा गया है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपने उस जनरेटर को किस वैल्यू पे बुक करना है, और उस जनरेटर से रिलेटेड लाइबिलिटी को किस वैल्यू पे बुक करना है। ठीक है, जनरेटर को स्टैंडर्ड कहता है कि आपने अपनी किताबों में ना जनरेटर रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि ROU, राइट ऑफ यूज एसेट, ये रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और लाइबिलिटी को कहना है लीज लाइबिलिटी। ठीक है, अब वो अलग स्टोरी है कि किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, किस वो होगी, वो एक अलग, वो हम वन 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 पढ़ते हैं। ठीक है, कमेंसमेंट डेट क्या होती है? वो डेट जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लीज कमेंस होगी, आपको जनरेटर लगा के उन्होंने दे दिया, आपने इंस्टॉल करवा लिया, वो कमेंसमेंट डेट है। मतलब आपको उस एसेट का राइट मिल गया, ठीक है, वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया। ठीक है, तो इनिशियल रिकग्निशन क्या होगी इसकी कि एट commencement डेट अ lessee recognize द लीज लाइबिलिटी फॉर द अनपेड पोर्शन ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार मैं आपको ना हर महीने जो है ना 10-10 हज़ार रुपये रेंट दिया करूंगा। ठीक है, तो साल का कितना हो गया, 1,20,000 रेंट दूंगा। ठीक है, तो आपने 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, मतलब आप 6 लाख रुपए जो है ना वो साल के उसको दे रहे होंगे।
ठीक है। तो स्टैंड कहता है कि यार आप देखो कि आज अगर आप खड़े हो ना 2025 में, अगर अपने अगले 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए कॉन्टैक्ट कर लिया है, 5 सालों के लिए, तो स्टैंड आपको कहता है कि आप राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी इसकी रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये लीज की कंडीशंस को मीट कर जाता है। आप लेसी हैं, आपने लीज पे चीज ली है, तो आप अपनी किताबों में जनरेटर रिकॉर्ड ना करें, बल्कि राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड करें कि आपको राइट मिला है किसी चीज को यूज करने का। ठीक है। और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करें। किस वैल्यू पे करूं? क्या मैं 6 लाख पे कर लूं? स्टैंड कहता है नहीं। ठीक है, ये 6 लाख तो आपको 5 सालों में जाके आपने देने हैं पैसे। ठीक है। आप आज की डेट पे देखें इसकी क्या वैल्यू बनती है, मतलब अनपेड जो पोर्शन है ना, उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालें, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी शामिल है, 1 साल से ज्यादा अरसा शामिल है। ठीक है। तो आज बैठ के आप इसकी क्या करें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसकी कैलकुलेट करें, आप इसको जो है ना डिस्काउंट करके लेके आए। ठीक है। अब उसमें ना कुछ पेमेंट फिक्स भी हो सकती हैं। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपने कुछ फौरन पैसे दे दिए होंगे, ठीक है, एडवांस में। कुछ आपने कहा होगा कि मैं साल बाद आपको 10-10 हज़ार भी दूंगा, 5 हज़ार भी दूंगा बाद में, मतलब इस तरह की चीजें आ सकती हैं। तो आप तमाम जो अनपेड पेमेंट्स है ना, ठीक है, उनकी आप जो है ना वो निकाल लें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। फिर ये भी हो जाता होता है कि रेजिडुअल वैल्यू ऑफ गारंटी वगैरह भी कर देते हैं। तो मतलब देखें ना, 5 साल के लिए आपको जनरेटर दे दिया, बंदा सोच रहा है कि यार 5 साल के लिए मैंने इनको दे दिया, 5 साल बाद इस जनरेटर का क्या ही बचेगा। ठीक है। तो मैं इस इन्हीं को कहूंगा कि यार आप तो यूज ही करें ना, आप ही इसको परचेज कर लेना, मतलब रेजिडुअल वैल्यू मुझे बता दें कितनी आप दे देंगे इसकी, वो भी मैं मतलब आप जो है ना मुझे मुझसे मुझसे जो है ना 50 हज़ार का ही ले लीजिएगा ये। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, मतलब ये सारे मामलात में जो वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, आपने उनकी डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है। वो आपकी क्या होगी, लीज लाइबिलिटी की वैल्यू होगी। और राइट ऑफ यूज एसेट क्या होगा? राइट ऑफ यूज एसेट होगा कि वो लीज लाइबिलिटी की वैल्यू। ठीक है। लीज लाइबिलिटी मतलब जो आपने अनपेड पोर्शन निकाला है डिस्काउंटिंग करके, प्लस अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट की हुई है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हुए, उन दोनों को आपने कैपिटलाइज कर लेना है। वो आपने मतलब एसेट बुक कर लेना है राइट ऑफ यूज। ठीक है। तो अब क्या होगा, ब्रॉडरली मैं आपको बताऊं कि आपकी बुक्स में एसेट भी आ जाएगा राइट ऑफ यूज के नाम से, और एक साइड पे लीज लाइबिलिटी आ रही होगी, लाइबिलिटी। ठीक है। ये डेबिट चीज है, ये क्रेडिट चीज है। तो आप क्या करेंगे, तमाम एसेट्स की जैसे आप वो नहीं करते डेप्रिसिएशन, इसी तरह इसकी भी डेप्रिसिएशन करेंगे। ये जिस क्लास ऑफ एसेट से ताल्लुक है, उसमें जो मॉडल यूज हो रहा है वो वही आप इस पे लगाएंगे। ठीक है। डेप्रिसिएशन का मेथड आपका स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, जो भी है वो आप इसकी नेचर को देखते हुए लगा रहे होंगे। ठीक है। लीज लाइबिलिटी को क्या करेंगे कि आज आपने रिकॉर्ड की, इस 6 लाख की लेट्स सपोज प्रेजेंट वैल्यू आज बनती थी 4 लाख रुपए, आपने बुक कर लिए कि मेरी लीज लाइबिलिटी 4 लाख है। ठीक है। तो राइट ऑफ यूज भी आपने 4 लाख ही बुक किया होगा। तो अब क्या करना है आपने, साल जब खत्म हो जाएगा तो ये 4 लाख, ठीक है, प्लस कुछ ना कुछ आप इस पे मार्कअप दे रहे होंगे। ठीक है। जिस डिस्काउंट रेट से आपने डिस्काउंटिंग की थी ना प्रेजेंट वैल्यू, उसी रेट से आपका इंटरेस्ट बन रहा होगा, लेट्स सपोज वो 10 रुपये बना। उसे हम कहते हैं कि रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, माइनस आपने कमिट किया हुआ है कि मैं हर साल आपको 1,20,000, मतलब जो है ना 100, तो मैं इसको उसमें लिख लेता हूँ रुपीज में, 12 रुपए के आपको रेंटल पे किया करूंगा। ठीक है। तो 398 रह जाएगा पीछे। ये आपने लाइबिलिटी मजीद अभी भी बुक करके रखनी है अपने अकाउंट्स में। हर साल आप ऐसे ही किया करना, जो इसमें मार्कअप हो वो ऐड कर लीजिए करना। ठीक है। और जो ये हो रेंटल्स हो वो माइनस कर दीजिएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस आए वो आप अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते रहना। ठीक है। मतलब इस इंटरेस्ट की एंट्री क्या कर रहे होंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। इस 12 रुपए की एंट्री क्या कर रहे होंगे कि लीज लाइबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है। ये तो थी लीज लाइबिलिटी की स्टोरी के इसकी इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी, वो मैंने आपको बता दी कि आपने अनपेड जो पेमेंट्स होंगी उनका उनकी डिस्काउंटिंग करके डिस्काउंट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज के हवाले से ले आना है। ठीक है। तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी।
उसके बाद उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होगी कि आपने उसमें मार्कअप ऐड कर देना है डिस्काउंट रेट के हिसाब से, ठीक है। और उसकी एंट्री करनी है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट या मार्कअप डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, मतलब उससे बढ़ा लेनी है, जमा कर लेना है उसमें। और दूसरी एंट्री आपने करनी है रेंटल की पेमेंट की, उसकी करनी है कि लीज लाइबिलिटी डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो ये इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगी। जो भी अकाउंट्स में वैल्यू आए, ठीक है, मतलब नेट वैल्यू आए, वो अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देनी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इसी तरह जो राइट ऑफ यूज है, एसेट है, उसका आपने क्या करना है, उसको आपने डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन किस रेट पे करनी है, लेट्स सपोज देखो ना, जनरेटर है ना, तो जनरेटर एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, ठीक है। तो आप देखें कि आप अपने तमाम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो दूसरे हैं, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, आपके कंप्यूटर वगैरह जो, उनको किस रेट पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, उसी रेट पे इसको बेचारे को कर लें, ठीक है। तो आपने डेप्रिसिएशन उस पर बुक कर लेनी है, बेशक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है या आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जो भी वर्ड्स मेथड है, आपने उस पर वो कर लेना है, ठीक है। तो वो उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो जाएगी। तो आगे जो है ना, हम इसको पढ़ते हैं। इनिशियल रिकग्निशन, ये देखें, राइट ऑफ यूज पे क्या करेंगे, एट द कमेंसमेंट डेट अ लेसी रिकग्नाइज अ राइट ऑफ यूज एट कोस्ट कंप्राइजिंग द अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, मतलब अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी प्लस एनी लीज पेमेंट मेड, जो भी एडवांस वगैरह डायरेक्ट कॉस्ट आपने दी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, वो तमाम आपने कैपिटलाइज कर लेनी है, उस राइट ऑफ यूज की कॉस्ट का पार्ट बना लेना है, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल रिकग्निशन होगी। ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इधर आपको ये सारी चीजें बता के आ गया हूँ। उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है, लीज लाइबिलिटी की क्या पढ़ी हमने, कि इंक्रीज करेंगे किस अमाउंट से, इंटरेस्ट से, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। रिड्यूस करेंगे किस अमाउंट से, लीज पेमेंट से, रेंटल से, ये वाली चीजें। इंक्रीज किया इंटरेस्ट से, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। और रिड्यूस किया रेंटल से, कि लीज लाइबिलिटी डेबिट रेंटल, सॉरी, लीज लाइबिलिटी डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद जी लिखा हुआ है कि लीज टर्म रीअसेसमेंट, मतलब आपने ना तमाम मामला जो पहले तय किए थे ना, उनको ईयर एंड पे खड़े होके एक दफा ना रिव्यू भी कर लेना है। मतलब पहले आपने कहा था कि मैं 5 सालों के लिए रेंट पे लूंगा, बीच में जो है ना आपका या उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ नया हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि आपने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट वो 6 साल का हो गया है या 3 साल का हो गया है, ठीक है। आपने पहले एक जनरेटर लिया हुआ था, आपके जो है ना मामला जो है ना बढ़ गए, बिजनेस बढ़ गया, आपने 2 और ले लिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसमें नए एसेट्स ऐड हो गए, ठीक है। तो इस तरह के जब चीजें ऐड होने लग जाए ना इस तरह, उसमें तो हम उसको नई लीज ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने इन चीजों को भी देखते रहना है साथ साथ। वेरिएबल लीज पेमेंट्स, if lease payment depend upon future event or condition, sale, usage or inflation adjustment, and we are not included and were not included in the initial lease liability, they are recognized in profit and loss, ठीक है। मतलब कुछ चीजें आपने ना वेरिएबल रखी हुई हैं कि यार जो आप जनरेटर दे रहे हैं, अगर हमारी सेल इतनी होगी तो हम आपको 1% और भी दे देंगे, ठीक है। तो वो फ्यूचर पे है ना, तो वो जब आपकी सेल उतनी बढ़ जाए उस साल आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस आउट कर दिया करें, ठीक है। तो लीज मॉडिफिकेशंस हैं। मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया क्या है, कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पहले किया हुआ था ना, उसमें मॉडिफिकेशन आ गई, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या है कि आपने कोई एसेट बढ़ा दिए, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट एक जनरेटर लीज पे था, अब 2 ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है। या पहले 3 थे, अब आपने 2 वापस कर दिए, ठीक है। आपने लीज टर्म चेंज कर दी, ये इस तरह की मॉडिफिकेशन चीजें आ रही होती हैं कि अ लीज अकाउंट्स फॉर अ लेसी अकाउंट्स फॉर अ लीज मॉडिफिकेशन एज सेपरेट लीज, ठीक है। आपने वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ है ना, उसको सेपरेट लीज ट्रीट करना है। इफ द मॉडिफिकेशन इंक्रीजेज द स्कोप, स्कोप बढ़ गया ना, पहले एक जनरेटर था अब 2 हो गए, तो आप उसको भैया दूसरा जनरेटर लिया ना, उसका नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ, उसकी नई अकाउंटिंग करो। अकाउंटिंग नई से क्या मुराद है, सेम ही अकाउंटिंग हम ऊपर क्या है ना वैसे ही, लेकिन उसको डिफरेंट वो करो। उसके बाद जी द कंसिडरेशन फॉर द लीज इंक्रीजेज बाय एन अमाउंट commensurate with the standalone price for the increase, ठीक है। आपने जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया है, नया जनरेटर आया है, उसकी अलग प्राइस है, स्टैंड लोन प्राइस है, ठीक है, वो नया जनरेटर है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या करें, उसको अलग एसेट जो है ना वो ट्रीट करें।
सॉरी मिशिर भाई, मेरी तरफ नेट चला गया था। ठीक है जी, ये लीज मॉडिफिकेशन थी। उसके बाद है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, वो मैंने आपको बता दिया। राइट ऑफ यूज की क्या, राइट ऑफ यूज एसेट की क्या है कि अगर वो कॉस्ट मॉडल पे, मतलब आपने जो एसेट लिया है ना वो उस क्लास ऑफ एसेट से रिलेट करता है कि जो कि कॉस्ट मॉडल जिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस पे भी कॉस्ट मॉडल अप्लाई करें। ठीक है, मतलब उसको डेप्रिशिएट करें। ठीक है, यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करें आप उसको। ठीक है, स्ट्रेट बैलेंस, स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस है, जिस पे भी इम्पेयरमेंट टेस्ट वगैरह लगाएं अगर उस पर एप्लीकेबल है तो। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूएशन मेजर करें उस पर। ठीक है, अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले रूल्स, मतलब कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल जो है वो लगाएं। उसके बाद ये कि बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें है सेल एंड लीज बैक। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है ना हम डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब एक जो लेसी है उसने जो एसेट लीज पे लिया हुआ था ना उसको सेल कर दिया, मतलब उसको पैसों की जरूरत थी। लेट्स सपोज जनरेटर वगैरह था, राइट ऑफ यूज एसेट था, उसने ना, अभी ये सारी ना चीजें कागजी कार्रवाई है, मतलब का उसमें वो हो रही है। ठीक है, शायद कि उसने वो उसको सेल कर दिया और बाद में ना उसने वो फौरन लीज पे ले लिया, मतलब उसको पैसों की जरूरत थी लमसम अमाउंट की, उसने उसको सेल किया। ठीक है, और क्या किया, उसको वापस लीज पे ले लिया। अब देखे ना, सेल किया तो उसको इकट्ठे पैसे मिल गए। ठीक है, और लीज पे जो लिया है वो क्या कर रहा है अब, उसको मतलब कोई रेंटल देने पड़ जाते हैं मंथली। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेल किया एंड लीज बैक, और लीज पे ले लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, सेलर जो है वो अब क्या बन गया, पहले सेलर है, मतलब उसने सेल किया इसलिए उसको सेलर कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसने फिर लीज पे भी ले लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, लेसी बन गया। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, जब उसने सेल किया तो अपनी किताबों में से उस एसेट को निकाल दिया। ठीक है, और जब लीज पे दोबारा ले लिया तो फिर देखो वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोबारा शुरू हो गया कि वो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और अपनी किताबों में लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा, और उसकी फिर वही अकाउंटिंग आपको पता ही है कि राइट ऑफ यूज एसेट को डेप्रिसिएशन वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, और लीज लाइबिलिटी को क्या कर रहे होंगे, आप मार्कअप उस पर ऐड कर रहे होंगे, रेंटल्स उसमें से लेस कर रहे होंगे, जो वैल्यू आएगी आप फाइनेंशियल पोजीशन में उसको रिपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, A sale and lease back occur when a company sells an asset and then leases it back from the buyer. The key question is whether the transfer qualify as a sale. पहला सवाल ये है, क्या देखो यार सेल की कंडीशन पूरी हो गई है अंडर आईएफआरएस 15। ठीक है, आईएफआरएस 15 सेल का स्टैंडर्ड है, उसमें लिंक्ड है 15 और 16 का, यही तो लिंक है कि अगर वो सेल की कंडीशन पूरी हो गई है, मतलब आपने उसको कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंसिडरेशन मिली, जो 5 स्टेप मॉडल है वो आपने अगर फुलफिल कर दिया तो इसका मतलब है कि यार सेल की कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो लिहाजा अब क्या करें, कि सेल तो हो गई है तो फिर अब आपने दोबारा उसको अगर लीज पे ले लिया है तो अब आप उसको लीज की अकाउंटिंग उस पे जो है ना वो लगाएं। अब आप लेसी बन गए, मतलब आपने अपना एसेट सेल कर दिया, आपको पैसों की जरूरत थी लमसम अमाउंट की, लेकिन एसेट की भी जरूरत थी, तो आपने क्या किया कि उसको सेल कर दिया, इकट्ठे पैसे आ गए, और अब आप हर महीने या एनुअल जो भी आपकी कमिटमेंट्स हुई हैं उसके साथ आप रेंट जो है ना उसको दे रहे हैं। ठीक है,
जैसे लिखा हुआ है कि अ कंपनी सेल्स अ बिल्डिंग फॉर 10 मिलियन, आपने 15-10 मिलियन की बिल्डिंग बेच दी, लेकिन आपने बिल्डिंग का 40% जो हिस्सा है ना, मतलब एक बात है, 8 कनाल की बिल्डिंग थी, 3.2 जो था वो आपने वापस ले लिया 40%, 5 सालों के लिए लीज के लिए। तो स्टैंड कहता है कि आप अपने अकाउंट्स में से, अपनी किताबों में से जो 60% आपने बेच दिया है ना, वो डी रिकग्नाइज कर दें। करें तो आप 10 की 10 मिलियन डी रिकग्नाइज, मतलब 100% डी रिकग्नाइज करें, लेकिन जो 40% है ना, उसको राइट ऑफ यूज एसेट बुक कर लें, क्योंकि वो आपने दोबारा लीज पे ले लिया है, रेंट पे ले लिया है, 5 सालों का लीज टर्म है, लैंड है, हाई वैल्यू है, ज्यादा 12 महीनों से ज्यादा है, तो आप इसको क्या करें, लीज पे रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो ये सेल एंड लीज बैक की है कि अगर सेल हो गई है तो ये ट्रांजैक्शन होगी, मतलब आप किताबों से उस एसेट को डी रिकग्नाइज कर देंगे और राइट ऑफ यूज एसेट को रिकग्नाइज कर लेंगे। आपको पता है लीज लाइबिलिटी को फिर आप रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, और जो आपने एसेट डी रिकग्नाइज किया है ना किताबों में, ठीक है, उस पे जो गेन लॉस आ रहा होगा डिस्पोजल पे, वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद है जी अगला क्वेश्चन है कि इफ द ट्रांसफर इज नॉट अ सेल। ठीक है, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा किया कि सेल है ही नहीं। ठीक है, वो एसेट आपकी, तो फिर क्या होगा, सेल नहीं है तो भाई फिर सीधी सी बात है, उस एसेट को अपनी किताबों से ना निकालो, डी रिकग्नाइज ना करो। ठीक है, फिर तो आपने सेल नहीं किया, बल्कि जैसे देखे ना, आपके पास एक जनरेटर था, आपने कहा कि यार मैं ना, मुझे पैसों की जरूरत है, आपने क्या किया, किसी बंदे से जो है ना पैसे लिए और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, उसमें लिख दिया कि मैं एसेट सेल कर रहा हूँ आपको ये वो, हालांकि वो जनरेटर आपके पास ही पड़ा हुआ है, आपने उसका कंट्रोल ट्रांसफर ही नहीं किया। ठीक है, तो देखे ना, सेल की कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, तो स्टैंड आपको कहता है कि आपने जो पैसे पकड़े हैं ना, वो आपने एक तरह का लोन लिया है, उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट करें। ठीक है, जो आपने प्रोसीड लिए हैं बायर से, और उसको अंडर आईएफआरएस 9 ट्रीट करें। ठीक है, क्योंकि आपने सेल की कंडीशन ही फुलफिल नहीं की। ठीक है, तो आप जो पैसे लिए हैं उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट करें और एसेट को अपनी किताबों में से ना निकालें। एग्जाम्पल, इफ द सेलर स्टिल कंट्रोल द एसेट आफ्टर द सेल। ठीक है, अगर आप सेल करने के बाद भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो भाई दूसरे लफ्जों में सीधी सी बात है, सेल हुई नहीं ना, वो तो अपना एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। आपने, हो सकता है कि आपने एसेट प्लेज करवा दिया और लोन ले लिया हो। ठीक है, तो आप उसको, वो सेल एंड लीज बैक नहीं है। तो ये थी सेल एंड लीज बैक लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब आपके पास एसेट था, आपने सेल कर दिया और दोबारा लीज पे ले लिया। भाई जिस बंदे ने ये काम किया वो अपनी किताबों में मतलब क्या करे उसके पर्सपेक्टिव से, तो वो देख लेते हैं हम ये लेसर की अकाउंटिंग में, ये सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन लेसर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मतलब आपने क्या किया कि आपने, आप बायर हैं, मतलब किसी ने आपको एसेट बेचा, आपने उसको दोबारा जो है ना रेंट पे दे दिया उसी का एसेट। ठीक है, तो आप जो बायर हैं जिसने खरीदा, अब वो लेसर भी तो बन गया ना, मतलब उसने आगे उधार पे रेंट पे दे दिया एसेट। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ी थी ना, वो लेसी की अकाउंटिंग थी, ये है लेसर की। तो वो लेसर क्या करेगा, देखें सीधी सी बात है, आप बायर हैं, आपने जब खरीदा एक दफा, आप अपनी किताबों में उस एसेट को रिकॉर्ड करें। ठीक है, in a sale and leaseback, the buyer lessor purchases an asset from the seller lessee and then leases it back to the same entity. Same entity को लीज कर देता है वापस। तो स्टैंड कहता है कि द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन वेदर द ट्रांसफर क्वालिफाई एज अ सेल। सेम वही रूल है, बस इधर टेबल के आप इस तरफ आ गए हैं। ठीक है, इफ द ट्रांसफर इज अ सेल, कि अगर ट्रांसफर सेल है तो क्या करें। स्टैंड कहता है कि एक दफा आप परचेज को रिकग्नाइज करो, मतलब एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड करें। ठीक है, आपका एसेट है, आपने रेंट पे दे दिया है, तो आप उससे रिलेटेड रेंटल इनकम को रिकॉर्ड कर लिया करें। ठीक है, इफ एप्लीकेबल रिकग्नाइज एज अ सेल, अगर इफ द बायर सेलर रीसेल। ठीक है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया है कि आपने ऑप्शन दी है कि फ्यूचर में जो है ना मैं आपको ही सेल कर दूंगा, तो स्टैंड कहता है कि ठीक है, फिर आप इसकी जो है ना सेल रिकॉर्ड कर लीजिएगा, तब जब आप इसको एक्चुअली कर दें।
ठीक है। अभी फिलहाल आपने बाई की है, ठीक है, तो आपका एसेट है, आप अपनी किताबों में रिकॉर्ड करें, आप इस पे डेप्रिसिएशन बुक करें, ठीक है। आपको उस बंदे से रेंटल इनकम आ रही है, पैसे आ रहे हैं, वो आपकी इनकम है, उसको अंडर IFRS 16 जो है ना वो रिकॉर्ड करें। अगला है कि इफ द ट्रांसफर इज अ नॉट सेल, अगर ट्रांसफर जो आपने किया वो सेल है ही नहीं, ठीक है, मतलब वो सेल का क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर रहा, तो क्या हुआ, मतलब फिर क्या हुआ, तो डू नॉट रिकग्नाइज एज अ सेल, ठीक है, ट्रीट द ट्रांजेक्शन एज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, नॉट परचेज, ठीक है, दैट एसेट रिमेन ऑन द सेलर बैलेंस शीट, ठीक है, मतलब आपने परचेज किया ही नहीं, ठीक है, तो वो आप अपनी बुक्स में भी रिकॉर्ड ना करें, लेकिन आपने पैसे उस बंदे को दे दिए हैं ना, तो ठीक है, उसको आप रिसीवेबल बुक कर लें अपना, आपने किसी को लोन दे दिया है, एडवांस दे दिया है, ठीक है, लेकिन आप उस एसेट को रिकॉर्ड ना करें, क्यों, क्योंकि वो सेल की कंडीशन ही पूरी नहीं हुई। एग्जाम्पल आपको दी हुई है, या आप पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये मैंने सेल एंड लीज बैक लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको, और इससे पहले लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो बताया था, ठीक है। तो ये जी, अब दोबारा हम लेसी की काउंटिंग पे दोबारा चलते हैं। प्रेजेंटेशन आपने लेसी की काउंटिंग में क्या दिखानी है, सेंड कहता है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में राइट ऑफ यूज एसेट दिखाना है, ठीक है, और लीज लाइबिलिटी दिखानी है, किस वैल्यू पे दिखाना है, ये सारी चीजें हम पढ़कर आ चुके हैं। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो आपने ये दो चीजें दिखा दी, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाना है, सेंड आपको कहता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रहे हैं ना वो आपने दिखाना है, ठीक है, और जो राइट ऑफ यूज एसेट है उस पे जो डेप्रिसिएशन है आपने किताबों में वो दिखानी। उसके बाद जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आपने क्या दिखाना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल जो आप पेमेंट कर रहे होंगे ना, मतलब लीज रेंटल वगैरह को, स्टैंडर्ड कहता है कि आपने उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करवाना है। उसके बाद है जी जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, स्टैंडर्ड आपको कहता है कि वो आपने मतलब जो है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको दिखाना है। शॉर्ट टर्म एंड लो वैल्यू एसेट की जो लीज है उनसे रिलेटेड जो आप पेमेंट्स वगैरह पे कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड आपको कहते हैं कि उनको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाएं, उनको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ना दिखाएं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स की मैंने आपको प्रेजेंटेशन बता दी कि अगर आप लेसी हैं तो आपने अपनी किताबों में फाइनेंशियल पोजीशन में क्या दिखाना है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखानी है, ठीक है, और कैश फ्लो में क्या दिखानी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लेसी की जो अकाउंटिंग है ना वो क्लोज होती है, ठीक है, डिस्क्लोजर है ये, वो यही चीजें हैं जो चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपने बाकी चीजें बता देनी है, रेट क्या है, मेच्योरिटी एनालिसिस क्या है, आप किस किस डेट पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या चीज जो है ना, आपने रेंट मतलब बैंक से लिया है तो बैंक को क्या चीज मोर्टगेज करवाई है, इस तरह की आपने तमाम जो उस लेसी की अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें हैं उनको डिस्क्लोज कर देना है। उसके बाद है जी लेसर की अकाउंटिंग। लेसर कौन है, जिस बंदे ने लीज पे एसेट दिया है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यार जिसने लीज पे एसेट दिया है, एसेट उसका है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि उसको पैसे आना शुरू हो गए, ठीक है, तो वो उसकी क्या है, इनकम है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं लेसर की कि कब हम उसको, अब लेसी के लिए तो आपने हमने आपको बता दिया ना कि आपने राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करना है और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। इसी तरह जो लेसर है ना उसके लिए ना लीज की दो टाइप्स हो सकती हैं, एक ऑपरेटिंग लीज है और एक फाइनेंस लीज है। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, वो वही जो शॉर्ट टर्म लीज जिसे कहते हैं, ठीक है, मतलब वो 12 महीनों से कम हो या लो वैल्यू हो उसको कह देंगे ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज में क्या होगा, क्योंकि 12 महीनों से कम है तो आपने एसेट को अपनी किताबों में ही रखना है जिसको आपने रेंट पे दिया है, ठीक है, उसको डेप्रिशिएट करें, जो रेंटल इनकम आ रही है ना उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम शो करवा देना है, ठीक है। और जो फाइनेंस लीज होती है उसमें क्या होती है कि आप ना एसेट को अपने को ज्यादा टाइम पीरियड के लिए दे देते हैं, मतलब जो उस एसेट की लाइफ के करीब करीब टाइम पीरियड है उसके लिए आप उसको रेंट पे दे देते हैं। तो स्टैंड कहता है कि यार आपने उस एसेट को उसकी लाइफ के करीब करीब टाइम पीरियड के लिए रेंट पे दे दिया है, ठीक है, और उसकी फेयर वैल्यू भी आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगी इतने टाइम पीरियड में, तो यार दूसरे लफ्जों में तो आपने एसेट को सेल ही कर दिया है, ठीक है।
इसको हम कहते हैं फाइनेंस लीज। इस केस में स्टैंडर्ड क्या कहता है, लेसर को कहता है कि आप अपनी किताबों में से उस एसेट को निकाल दें और एक लीज रिसीवेबल बुक कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में पैसे आने हैं, तो उस लीज रिसीवेबल को आप सेम डिस्काउंटिंग वगैरह की कैलकुलेशन लगा के आप बुक करें। जैसे आपने लेसी की अकाउंटिंग में आपने अगर पैसे लीज रेंटल बाद में पे करने थे ना 1 साल से ज्यादा में, ठीक है, तो आपने डिस्काउंट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज लेके उसकी जो है ना प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी। सेम इसी तरह लेसर जो है ना वो भी ऐसे ही करेगा, जिसने रेंट पे दिया है ना वो उस एसेट को अपनी बुक से निकाल देगा, लेकिन एक लीज रिसीवेबल बुक कर लेगा और हर साल उसमें इंटरेस्ट ऐड करता रहेगा, और जो पैसे आ गए हैं ना, ठीक है, उसको वो माइनस करता रहेगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ओपोजिट है किस चीज का, इस चीज का। ठीक है, ये जो आपको मैंने बताया ना ये लेसी की थी, कि लेसी क्या करेगा, लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा, मार्कअप से उसको बढ़ाता जाएगा, और जो रेंटल पे कर देगा वो माइनस करता जाएगा। इसको आप उल्ट कर ले लेसर के लिए, कि जिस बंदे ने लीज पे दिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि उसने एसेट लीज पे दे दिया, तो भाई उसको रिसीवेबल बुक करना चाहिए, वो उसने बुक कर लिया है, ठीक है, वो उससे फिर क्या करेगा, मार्कअप से उसको बढ़ाता रहेगा, ठीक है, और रेंटल जो जो उसको ज्यों ज्यों रिसीव होते जाएंगे वो उसको कम करता रहेगा। तो ये चीजें हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है ना, मतलब फाइनेंस लीज अ लीज दैट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड। फाइनेंस लीज में क्या होता है कि आप उस एसेट से रिलेटेड तमाम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, और ऑपरेटिंग लीज में आप ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो उसकी बस लेसर की अकाउंटिंग जब भी करनी है ना, तो आपने इसकी क्लासिफिकेशन देख लेनी है कि वो फाइनेंस लीज बनती है या ऑपरेटिंग लीज बनती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होगी इसकी, इंडिकेटर दैट वुड नॉर्मली लीड टू अ लीज बीइंग क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज। ये इंडिकेटर हैं कि ये जब मीट हो जाएं तो वो लीज फाइनेंस लीज बन जाती है। फाइनेंस लीज में आपको पता ही है कि आप एसेट को डीरेकग्नाइज कर देते हैं और लीज रिसीवेबल को बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कंडीशन क्या है कि द लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। आपने एसेट की ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर कर देंगे जब लीज खत्म होगी। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार ये लो 5 साल के लिए एसेट लीज पे ले लें, और छठे साल भी मुझे 50,000 बस दे देना एसेट आपका, तो इसका मतलब आपने बेच ही दिया है भाई उस एसेट को, मतलब आप बुक से उसको निकालें। दूसरी है कि द लेसी हैज बार्गेन परचेज ऑप्शन। लेसी के पास ऑप्शन है कि वो उस एसेट को आपसे बार्गेन करके ले सकता है। ठीक है, द लीज टर्म इज फॉर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, उस एसेट की लाइफ 8 साल है, ठीक है, और आपने उस एसेट को लीज पे दे दिया है 7 सालों के लिए, तो भाई पीछे 1 साल रह जाएगा ना, आप वो भी उसी को कहेंगे कि यार ये भी आप इस्तेमाल कर लो। तो ठीक है, तो आपके तो कोई काम का ना हुआ ना, तो आप इसको क्या करें, अपनी बुक से निकाल दें। तो ये सारी कंडीशंस वो हैं जो कि इंडिकेशन करती हैं कि ये फाइनेंस लीज है। ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट, जो आपको लीज पेमेंट रिसीव होंगी ना, वो उस एसेट की फेयर वैल्यू के बराबर बराबर है। तो इसका मतलब है कि आपने इस एसेट को सेल ही कर दिया एक तरह का। ठीक है, द अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ सच स्पेशलाइज्ड नेचर दैट ओनली द लेसी कैन यूज इट। एसेट जो आपने उसको लीज पे दिया है ना, वो इस तरह की स्पेशलाइज्ड नेचर का है कि और किसी बंदे को आप वो दे ही नहीं सकते, वो यूज ही नहीं कर सकता। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे आपने जो कोई असला वगैरह बनाने वाली कंपनियां होती हैं ना, ये इस तरह की चीजें बनाती हैं, मतलब जो कंट्री होता है उसकी रिक्वायरमेंट पे कुछ चीजें बनाती हैं, टेलर मेड जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो वो फिर उसको बेशक रेंट पे दें, वो तो बनाई उन्होंने उसके लिए है ना, तो वो जब बना लेती हैं उसी साल उसको अपनी किताबों से निकाल देती हैं। तो ये सारी कुछ इंडिकेशंस हैं जो कि हमें बताती हैं कि ये लेसी जो है ना फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, ऑपरेटिंग लीज का मैंने आपको पहले बता दिया। ऑपरेटिंग लीज को शॉर्ट टर्म लीज भी कहते हैं, कि लीज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटेड फॉर ऑन एग्जीक्यूटिव बेसिस
ठीक है। लेसर रिटेन्ड लीज एसेट, एसेट आपकी किताबों में रहेगा फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है। जो आपको रेंटल मिल रहे हैं ना, लीज इनकम, वो आपने स्ट्रेट लाइन पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेनी है, ठीक है। फाइनेंस लीज क्या होती है कि द लीज एसेट इज डी रिकग्नाइज, आपने एसेट को डी रिकग्नाइज कर देना है, गेन लॉस रिकग्नाइज कर लेना है। ठीक है। लेसर रिकग्नाइज एज अ रिसीवेबल, आप रिसीवेबल बुक कर लें जो कि लीज रिसीवेबल है अपनी किताबों में, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से, और उस पर मार्कअप वगैरह रिकॉर्ड करें, वो अपनी इनकम बनाएं, जो लीज रेंटल आपको मिल जाए वो उससे रिड्यूस कर लें, उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाएं, ठीक है। और उसके बाद ये डिस्क्लोजर है कि आप, मैंने आपको जैसे लेसी की बताया था ना कि लेसी जिसने रेंट पे लिया है, लीज पे लिया है, वो अपनी किताबों में राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी दिखा रहा होता है, ठीक है। और लेसर जिसने रेंट पे दिया है, जिसने लीज पे दिया है, वो अपनी किताबों में क्या दिखाएगा, आईएफआरएस 16 रिक्वायर सिग्निफिकेंटली इनहांस डिस्क्लोजर कंपेयर टू आईएस 17 रिपील्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। मतलब उसका जो पुराना स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा ये स्टैंडर्ड्स वगैरह, ये स्टैंडर्ड जो है ना आपसे डिस्क्लोजर मांग रहा होता है, ठीक है। और इसमें डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं इसके, कि मेच्योरिटी एनालिसिस आपने देना होता है, ठीक है, कि लीज रिसीवेबल की जो पेमेंट्स हैं वो कब कब रिसीव होंगी, उनकी रिकन्सिलेशंस वगैरह जो है ना आपने वो देनी होती हैं इसमें, ठीक है। आपने बताना होता है कि क्या रेट है, क्या चीज़ आपने लीज पे दी है, क्या सिक्योरिटीज ली है, इस तरह की तमाम मामलात आपने इसमें बताने होते हैं, ठीक है। तो ये जी स्टैंडर्ड था आईएफआरएस 16। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मैंने एक एफिशिएंट वे में, एक मतलब थोड़ा सा क्विक वे में आपको प्रैक्टिकल अंदाज से चीज़ें बताई हैं। इंशाल्लाह ये सारे नोट्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आप जो है ना इसमें अगर कोई भी आपका क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको जो है ना इस स्टैंडर्ड से रेफर करवा दूं कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज कर रहे होते हैं, ठीक है।
मैंने पीटीसीएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाली हैं 2023 की, ठीक है, जिसमें लीज लाइबिलिटी आ रही है। हम उससे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती है जी। नोट नंबर 10 है इसका, ठीक है। अगर हम इसमें जाएं तो क्या क्या चीज़ें हैं जी नोट नंबर 10 में। ये देखें जी, लीज कमिटमेंट्स आ गई, ठीक है। नॉट लेटर देन 1 ईयर, मतलब आपने ये डिस्क्लोज की है कि लीज लाइबिलिटीज जो है मेरी, वो किस किस तरह से मेच्योर हो रही होंगी, ठीक है। मतलब मैंने रेंटल नॉट लेटर देन 1 ईयर, मतलब विद इन 1 ईयर मैंने 579 मिलियन के पे करने हैं। लेटर देन 1 ईयर इतने मिलियन के पे करने हैं, ठीक है। लेटर देन 5 ईयर इतने मिलियन के, मतलब कोई आपने लीज कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे ना, जो कि 5 सालों से ज्यादा के हैं, ठीक है। तो उसमें ये बता रहे हैं आपके, मतलब एक एनालिसिस दे रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स को पता चले कि कब कब आपने आपकी कंपनी से कैश फ्लो का आउट होना है, ठीक है। मतलब 1 साल बाद जो है ना, आपने इतने पे करने हैं, 1 साल से ज्यादा के पीरियड में इतने, फिर इतने, ठीक है। उसके बाद है बोर्विंग रेट के हिसाब से डिस्काउंटेड लीज लाइबिलिटी यूजिंग द इंक्रीमेंटल बोर्विंग रेट 1.6 बिलियन की है। करंट पोर्शन शोन अंडर करंट वो ये है, और ड्यू आफ्टर 9 मंथ वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से लीज लाइबिलिटी का एक प्रॉपर ब्रेकअप दिया हुआ है, मेच्योरिटी एनालिसिस दिया हुआ है कि हमने इतने इतने पैसे इतने टाइम पीरियड के दौरान जो है वो पे करने हैं, ठीक है। इस तरह ये लीज लाइबिलिटी का था, मतलब लाइबिलिटी साइड का। अगर हम राइट ऑफ यूज एसेट का देखें कि इन्होंने जो ये लीज लाइबिलिटी क्रिएट की हुई है, इसके अगेंस्ट एसेट क्या है, तो ये हम वो भी देख लेते हैं एक दफा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स हैं और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स में क्या है, लैंड है, फ्री होल्ड है और लीज होल्ड है, ठीक है। इसी तरह बिल्डिंग्स है, ऑन फ्री होल्ड लैंड है और लीज होल्ड लैंड है, ठीक है। तो ये लीज होल्ड का मतलब दूसरा क्या है, राइट ऑफ यूज एसेट, ठीक है। राइट ऑफ यूज एसेट, ठीक है। तो ये देखो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्होंने राइट ऑफ यूज एसेट शो करवाया हुआ है और लीज लाइबिलिटी शो करवाई हुई है, ठीक है। मतलब कोई लैंड वगैरह ली हुई है इन्होंने ना उस पे, तो ये वो दिखाया हुआ है कि लीज पे ली हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया किताबों में भी कि मतलब इन्होंने जो है ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया। लैंड है, क्योंकि लैंड पे आपको पता है डेप्रिसिएशन तो होती ही नहीं, तो इन्होंने इसको डेप्रिशिएट नहीं किया होगा, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा कैश फ्लो को और देख लूँ कि कैश फ्लो मैंने जो प्रिंसिपल वगैरह पे किए हैं उसको किधर शो करवाया है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जो प्रिंसिपल वगैरह शो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप उसको शो करवा दिया करें। देखें जी, कैश फ्लो आ गई, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 38, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ये देखें। रीपेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी जो अभी हम पढ़कर आए हैं कि आपने जो रेंटल वगैरह पे करने हैं ना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करवाने हैं, तो इन्होंने उधर ही शो करवाए हुए हैं, ठीक है। तो जी ये स्टैंडर्ड था IFRS 16, ठीक है। मैंने एक ट्राई करके कोशिश करके आपको जो चीज़ें हैं वो स्टैंडर्ड की प्रैक्टिकल एक जो एनुअल रिपोर्ट है उसके साथ भी आपको क्रॉस रेफर करवा दी। इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आई होगी,
ठीक है, अगर स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई थिंक आज की क्लास हम जो है ना एंड करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। जी मुबशिर भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। जी हाँ जी भाई, इंशाल्लाह क्वेश्चन दोबारा से इस लेक्चर को रिपीट करके, तो इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हुआ, क्वेरीज वगैरह हुई, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे डिस्कस करूंगा। जी जी जरूर। आप पहुंच गए हैं अपने फ्लैट पे? हाँ, बस अभी सुनता हूँ मैं फ्लाइट में ना, इधर रियाद में बहुत रश होता है। चलो अल्लाह पाक रहम करे, ठीक है। बिल्कुल भी ना परेशान या वो नहीं होना, क्योंकि देखिए आप ना कार में बैठ के लेक्चर मतलब गाड़ी में ले रहे थे तो क्या ही समझ आनी। ये तो वो लेक्चर है कि आपने एक एक मतलब सेकंड प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के साथ ले, फिर कहीं जाके समझ आएगी। इंशाल्लाह आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। आप लेक्चर लीजिएगा हाँ दोबारा, इंशाल्लाह। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। हाँ तो हाँ, इंशाल्लाह कुछ चीज़ों की समझ आई है, तो कुछ मजीद इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर को रिपीट करूंगा ना। हाँ तो हाँ फिर जरूर, इंशाल्लाह कोई क्वेरीज मसला नहीं वगैरह है। की। मैं भी अहमद भाई से बात करता हूँ, इंशाल्लाह तमाम जो नोट्स वगैरह हैं वो अपलोड करवा देते हैं, ठीक है। और मैंने ना कोशिश की है कि जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं ना हमारे, ठीक है, तो जी वो जी। मैंने मतलब उनको जो उनके जिसे कह लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, क्योंकि देखिए ना 2 घंटे का टाइम पीरियड होता है, इसमें बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ये सारे ना टेक्निकल स्टैंडर्ड है और कैलकुलेशन बेस्ड स्टैंडर्ड है। इनको ना इस तरह 2 घंटे में गुजारना यार मेरे ख्याल में ज्यादती होती है, बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो मैंने ना जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं ना, उन जो कि मतलब प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड हैं, उनकी ना वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। और मतलब वो ज़्यादा टेक्निकल है, वो शायद वीडियो कोई जो है ना 45 मिनट की है, कोई घंटे की, 4-5 स्टैंडर्ड ही हमारे मेन रहते हैं अभी, ठीक है। तो वो मैं अहमद भाई को ना उनका लिंक वगैरह जो है ना शेयर कर दूंगा, उन्हें बता दूंगा कि सर ये जो है ना आप पोर्टल पे अपलोड करवा दें, तो आप वो उधर से भी ले सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह खैर। दूसरा सर, एज पर मेरा प्लान ये है कि मैं ना जून के अंदर जो एसएससी बॉडी का डिप्लोमा है ना, हम्म। आईएफआरएस का, वो करना चाह रहा हूँ। तो अभी मेरे है इंशाल्लाह, तो एज पर मुझे अगर नेक्स्ट भी हेल्प की हुई तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे रब्ता करूँगा। और इस पर वो जून में होंगे पेपर, उसका ना एक ही पेपर है, एमसीक्यूज बेस 100। तो उसका अच्छा, तो मैंने सिलेबस उसका वगैरह क्या भी यार, चेक मुझे किया। उसका क्या नाम है, मतलब आपको उसका क्या बेनिफिट क्या होगा? सर वो ये है कि उसका बेनिफिट तो बस यही है कि 120 कंट्रीज के अंदर वो रिकग्नाइजेबल है, वो नहीं वो तो इंटरनेशनल है है, वो तो डिप्लोमा वो। ठीक है, लेकिन देखे ना वो तो पूरा एसीसीए है ना, आप सिर्फ हम्म। उसका एक डिप्लोमा करेंगे आईएफआरएस का। जी जी। तो ओके, करना चाहिए कि नहीं? बस मुझे एक दोस्त ने रेकमेंड किया था। नहीं अगर देखे ना, क्योंकि आपकी ना मार्केट डिफरेंट है, ठीक है, आप इधर रियाज में बैठे हुए हैं, अगर इधर वो एप्लीकेबल है, इधर उसका बेनिफिट है, तो यार जरूर करो। मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों का ना नुकसान कोई भी नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी जी हो जी। जाए, समझ अच्छी हो जाए आपकी, ठीक है। आप कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह में इस तरह की चीज़ों को पिच कर जाएं, तो मेरे ख्याल में तो मेहनत करके थोड़े से इन्वेस्टमेंट करके इस तरह की चीज़ें ज़रूर कर लेनी चाहिए। ठीक हो गया। दरअसल में मैं भी नो इधर से ये जॉब स्विच करके नई जॉब ढूंढ रहा हूँ आजकल ना। अच्छा तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करूँ और चीज़ों को ज़्यादा बेस्ट करूँ, ताकि तरह अच्छी पोजीशन पे इधर से मूव करूँ। मुबशिर भाई, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज रिस्पेक्ट। ये आप पढ़ें कोर्स, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, जिस टाइम मर्जी हो, मुझे मैसेज कर दिया करें कि यार माजिद मुझे ये समझ नहीं आई, मैं आपको जिस टाइम आप कहेंगे रिप्लाई करूंगा, फुल सपोर्ट आपके साथ है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया था। ओके ठीक है, आज फिर इंशाल्लाह जो है ना ओके क्लास एंड करते हैं। हमारी जो ओके टारगेट था वो मीट हो गया है। एक स्टैंडर्ड है वो मैंने ओके। रेडी किया हुआ है आईएफएस 2, उसका मैं आज लेक्चर अभी रिकॉर्ड करता हूँ इंशाल्लाह, और वो भी अहमद भाई को कहूँगा कि अपलोड करवा दे, ताकि आपके जो है ना कंप्लीशन की तरफ हम जाएं। ओके, ठीक हो गया सर, ओके, थैंक यू। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ओके, अल्लाह।